डिस्क्लेमर भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती और किसी भी व्यक्ति की या भावना का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे सुपर टॉप लेवल चैनल पर नए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्टोरी नेम हिडन एम्परर। ये स्टोरी शिवम हरसौलिया द्वारा लिखी गई है और ये स्टोरी आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेगी, इसलिए चैनल को सपोर्ट करो। धन्यवाद। अध्याय 61। अजीब डाकू 2। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल। टकराना। ओल्ड यादव के नेतृत्व में भारी बख्तरबंद शूरवीरों ने हमला करना शुरू कर दिया। यद्यपि उनकी संख्या मुश्किल से 200 थी, फिर भी जिस गति और शक्ति के साथ वे आक्रमण कर रहे थे, वह पहाड़ों को गिराने और समुद्र को उलट देने में सक्षम थी, जिससे उनके सामने खड़े डाकुओं में कुछ हद तक दहशत फैल गई। शूरवीरों की शान के नाम पर आक्रमण करो। लगभग 200 भारी कवचधारी शूरवीरों ने एक स्वर में गरज कर कहा। ये नारा पहले ही भारी कवचधारी शूरवीरों की आत्मा बन चुका था। नारों की गूंजती गूंज के बीच ओल्ड यादव के नेतृत्व में भारी बख्तरबंद शूरवीरों ने डाकुओं पर काले कीचड़ की तरह हमला किया। उनकी सेना अजेय थी। हल्के से स्पर्श मात्र से ही असंख्य डाकू हवा में उछल गए। ब्लैकवाटर सिटी में भारी बख्तरबंद शूरवीरों की ताकत का प्रमाण बहुत पहले ही मिल चुका था। सामान्य शूरवीरों की उनसे तुलना करना तो दूर की बात थी, फिर इन डाकुओं के इस विचित्र दल की क्या बात। हालांकि डाकू बहुत थे, लेकिन भारी बख्तरबंद शूरवीरों के हमले से यह भीड़ तुरंत तितर बितर हो गई। ये ठीक वैसा ही हुआ जैसा रोहन ने सोचा था। अनगिनत डाकू घोड़ों के खुरों तले जिंदा कुचल दिए गए और मरते हुए उनकी चीखें फूट पड़ीं। धिक्कार है, ये कमजोर और नीच कुलीन लोग हम पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। डाकुओं के सरदार ने देखा कि कैसे भारी कवचधारी शूरवीर लगातार डाकुओं के समूहों पर हमला कर रहे थे। वे अजेय थे। कोई भी प्रतिरोध उनके सामने नहीं आ सकता था और उनके चेहरों पर रोष की झलक दिखाई दे रही थी। इस प्रकार दोनों नेताओं ने 50 शूरवीरों को अपने पीछे लाकर ओल्ड यादव और भारी बख्तरबंद शूरवीरों की ओर सीधा हमला किया। वहां केवल 50 शूरवीर थे। इसके अलावा उनके शरीर पर केवल पतले और हल्के कवच थे। ओल्ड यादव और भारी कवचधारी शूरवीरों पर इस तरह हमला करना मानो मृत्यु की कामना करना था। इससे लोगों को अविश्वसनीय सा महसूस हुआ। हालांकि बूढ़े यादव को यह अजीब लगा, फिर भी उसने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने भारी बख्तरबंद शूरवीरों को अपनी आक्रमणकारी टुकड़ी में आने का आदेश दिया और तुरंत उन 50 असाधारण डाकुओं की ओर दौड़ पड़ा। शूरवीरों की दोनों टीमें जल्द ही आपस में भिड़ गईं। तभी ओल्ड यादव रोहन ने एक नेता से मुकाबला शुरू कर दिया। ज्वाला विखंडित। बूढ़ा यादव पहले ही तीसरे स्तर का एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन बनने के महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच चुका था। बस थोड़ा और वह तीसरे स्तर का एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन बन जाता। इसके अलावा स्वाभाविक रूप से अपार शक्ति संपन्न होने के कारण उसके पूरे शरीर की शक्ति और पराक्रम चौथे स्तर के एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन के बेहद करीब था। इस समय ओल्ड यादव ने अपनी आधी ताकत का ही उपयोग किया था, लेकिन फिर भी एक सामान्य द्वितीय स्तरीय एलिमेंटल तलवारबाज के लिए उसे रोकना बहुत कठिन था। हालांकि इन दोनों डाकू सरदारों के शरीर में कोई मौलिक उतार चढ़ाव नहीं था, फिर भी वे अपनी शारीरिक शक्ति पर भरोसा करके ओल्ड यादव के हमले से आसानी से बचाव कर सकते थे। बूढ़े यादव का हमला ही एकमात्र चीज नहीं थी जो रुकी थी। लगभग 200 भारी बख्तरबंद शूरवीरों ने एक साथ हमला किया, लेकिन वे न केवल उन डाकुओं पर कोई विनाशकारी प्रहार करने में विफल रहे, बल्कि उन्होंने कुछ भारी बख्तरबंद शूरवीरों को भी तोड़ दिया था। नहीं, कुछ गड़बड़ है। उन 50 डाकुओं को दूर से देखने के बाद रोहन का चेहरा थोड़ा बदल गया। वे 50 शूरवीर असाधारण रूप से विशिष्ट थे। हालांकि उनके शरीर में कोई तात्विक उतार चढ़ाव नहीं था, जिसका अर्थ था कि वे तात्विक तलवारबाज नहीं थे, फिर भी उनकी शारीरिक विशेषताएं ऐसी थीं कि वे उन प्रथम स्तरीय तात्विक तलवारबाजों से टक्कर ले सकते थे। भले ही ये 50 डाकू, जो प्रथम स्तर के मौलिक तलवारबाजों के बराबर हो सकते थे, कभी प्रशिक्षण से नहीं गुजरे थे और समन्वय में नहीं चल रहे थे, फिर भी उन्हें एक अकल्पनीय परिणाम को प्राप्त करने के लिए एक साथ इकट्ठा होना था। यहां तक कि अपराजय भारी बख्तरबंद शूरवीर भी इन विशेष डाकुओं से मुठभेड़ के बाद नुकसान में थे। रोहन को बूढ़े यादव की कोई चिंता नहीं थी। वह बूढ़े रोहन की क्षमताओं को अच्छी तरह जानता था। अगर वह पूरी ताकत से हमला करता तो वे दोनों डाकू सरदार उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। हालांकि अगर समय को और घसीटा जाता तो भारी कवचधारी शूरवीरों की क्षति निश्चित रूप से बहुत बड़ी हो जाती। ये भारी कवचधारी शूरवीर ओल्ड यादव के खून पसीने की कमाई थे, जो 10 साल से भी ज्यादा समय बाद तैयार हुए थे। उनमें से किसी एक को भी खोना उनके लिए असहनीय पीड़ा का कारण बनता। इसलिए यादव ने हमला किया। स्वूश स्वूश स्वूश। आग के गोले उड़ रहे थे। हर आग का गोला एक डाकू पर सटीक निशाना लगा रहा था। क्योंकि डाकू और भारी बख्तरबंद शूरवीर आपस में उलझे हुए थे, वह आग के गोले नहीं फटवा पा रहा था। वह बस अपना निशाना साध कर उन्हें एक एक करके खत्म कर सकता था। हालांकि उसने बस इतना ही किया था। रोहन ने पलक झपकते ही 5 डाकुओं को ढेर कर दिया था। उसकी मानसिक शक्ति और भी बढ़ गई थी और मंत्रों पर नियंत्रण की उसकी शक्ति और भी प्रबल हो गई थी। इसलिए जब तक वह उसके 100 मीटर के दायरे में था, जो कि उसकी मानसिक शक्ति से घिरा हुआ क्षेत्र था, मलिन अपने मंत्रों को अत्यंत सटीकता से नियंत्रित करने में सक्षम था। यह एक जादूगर है, जल्दी भागो, हम खत्म हो गए हैं। बिग बॉस को जल्दी से रिपोर्ट करो कि वहां एक जादूगर है।
डाकुओं के दो सरदारों ने बूढ़े यादव के हाथों में हर जगह खतरे के संकेत देख लिए थे और मुश्किलों के बावजूद डटे रहे। अब जब उन्होंने रोहन को आते देखा तो उनके दिलों में निराशा और भी बढ़ गई। वे तुरंत भाग जाना चाहते थे। कई वर्षों से उन्होंने ब्लैक मून साम्राज्य और प्रकाश साम्राज्य के बीच के विशाल बफर जोन पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा था। इसलिए वे ब्लैक मून साम्राज्य के उन रहस्यमय और शक्तिशाली जादूगरों से अच्छी तरह वाकिफ थे। वे जानते थे कि रोहन जैसे जादूगर के रहते उनकी जीत की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि अब उनके भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। ठंड। रोहन की नज़र उन दोनों डाकुओं पर काफी देर से थी। ये देखकर कि उनके पास भागने का मौका है, उसने तुरंत अपना फ्रॉस्ट हथियार छोड़ दिया। क्रैक क्रैक, बर्फ के क्रिस्टल सख्त हो गए, जिससे दोनों डाकू सरदार सीधे जम गए। भले ही उनके शारीरिक गुण दूसरे दर्जे के मौलिक तलवारबाजों के बराबर हों, फिर भी उनके लिए रोहन के पाले से मुक्त होना पूरी तरह असंभव था। टकराना। बूढ़े यादव ने अपना ब्लेड नीचे की ओर घुमाया, जिससे डाकुओं के सरदारों में से एक के दो टुकड़े हो गए, ताज़ा खून जमीन पर फैल गया। ये देखकर कि बूढ़ा यादव दूसरे डाकू सरदार को मारने वाला है, रोहन जल्दी से उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, पिताजी, इस आदमी को छोड़ दीजिए, ये काम आ सकता है। बूढ़े यादव ने सिर हिलाया और फिर पीछे मुड़कर अन्य डाकुओं की ओर बढ़ गए। वहां पहले 50 डाकू थे। रोहन यादव ने एक ही झटके में 5 को मार गिराया और उसे दोनों सरदारों पर विजय प्राप्त करते देख उनमें से कुछ युद्धभूमि से भागने लगे। फिर बूढ़े यादव ने, जिसे भीड़ से बाहर निकाला गया था, हमला किया और उनमें से और लोगों को मार गिराया। 50 डाकुओं में से केवल 20 ही बचे थे, जिनकी क्षमताएं प्रथम स्तरीय मौलिक तलवारबाजों के बराबर थीं। वे दयनीय ढंग से बच निकले। बूढ़े यादव ने भारी कवचधारी शूरवीरों को फिर से इकट्ठा किया और गिनती की और बताया कि इस युद्ध में उनके 15 भारी कवचधारी शूरवीर मारे गए हैं। पहले 185 भारी कवचधारी शूरवीरों की संख्या घटकर अब 170 रह गई थी। बूढ़े यादव को इतनी भारी क्षति देखकर बहुत दुख हुआ। जब उन्होंने भारी बख्तरबंद शूरवीरों को चर्च के संरक्षक तलवारबाजों के खिलाफ युद्ध में उतारा था, जिन्होंने डाकुओं का वेश धारण करके ब्लैकवाटर सिटी के सिटी डिफेंस ट्रूप शूरवीरों पर हमला किया था, तब कुल मिलाकर केवल 15 शूरवीरों का ही नुकसान हुआ था। अभी मात्र डाकुओं के खिलाफ लड़ते हुए एक विविध दल ने अप्रत्याशित रूप से भारी बख्तरबंद शूरवीरों को इतना भारी नुकसान पहुंचाया था। बूढ़े यादव का चेहरा काला और भारी हो गया था। उसकी आंखें लगातार डाकुओं के सरदार के शरीर को घूर रही थीं, मानो कोई जंगली जानवर अपना शिकार चुन रहा हो। इससे डाकुओं का सरदार घबरा गया। इस तरह डाकुओं के सरदार ने रोहन पर नजरें गड़ा दी। थोड़ा घबराकर उसने कहा, महान माननीय जादूगर, आप क्या पूछना चाहते हैं? डाकुओं का सरदार अपने दिल में यह अच्छी तरह जानता था कि अब उसे जीवित रखने वाला एकमात्र व्यक्ति उसकी आंखों के सामने खड़ा रहस्यमय और शक्तिशाली जादूगर ही है। अध्याय 62, बिग बॉस आई। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल। रोहन ने अपनी नजरें सामने खड़े डाकुओं के सरदार पर गड़ा दी। इस दूसरे व्यक्ति का शरीर न तो भारी भरकम था, न ही वह बलवान और शक्तिशाली लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी शारीरिक विशेषताएं असाधारण नहीं मानी जाएंगी। हालांकि सच्चाई ये थी कि इस डाकू के शारीरिक गुण दूसरे स्तर के मौलिक तलवारबाजों के समान थे। ये बहुत ही असामान्य बात थी। इसके अलावा 50 डाकू शूरवीर ऐसे भी थे जिनके शारीरिक गुण पहले स्तर के मौलिक तलवारबाजों के समान थे, जो और भी असाधारण था। आप एक एलिमेंटल तलवारबाज नहीं हैं, तो आपके पास इतनी महान शक्ति कैसे हो सकती है जो एलिमेंटल तलवारबाज से कम नहीं है? रोहन ने सीधे उससे पूछा। बगल में खड़े बूढ़े यादव ने भी अनजाने में सिर हिला दिया। जाहिर था कि उसे भी सवाल में गहरी दिलचस्पी थी। डाकुओं के सरदार के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, मानो वह बोलना चाहता हो, पर बहुत देर तक उसने कोई आवाज नहीं निकाली। दरार। डाकुओं के सरदार के शरीर पर तुरंत बर्फ के क्रिस्टलों का एक समूह फिर से प्रकट हो गया। बर्फ के क्रिस्टलों ने उसे बहुत तेजी से घेर लिया, जिससे उसका पूरा शरीर लगभग जम गया। बस उसका गंजा सिर ही बचा था। एक बाध्यकारी मंत्र के रूप में फ्रॉस्ट की शक्ति बहुत ज्यादा नहीं थी। ये फायरबॉल से कहीं कमजोर था, लेकिन फिर भी इस तरह के एक मामूली डाकू सरदार को संभालने के लिए काफी आसान था। अपने शरीर पर बर्फ के क्रिस्टलों को महसूस करते हुए मानो वे उसके सिर तक फैलते जाएंगे, डाकू सरदार अब चुप नहीं रह सका। वह बस चिल्लाया, महान जादूगर, रुक जाओ। बिग बॉस की वजह से हमारी शारीरिक विशेषताएं असाधारण हैं। बिग बॉस। रोहन ने फ्रॉस्ट को छोड़ना जारी नहीं रखा, बल्कि वह 2 कदम आगे बढ़ा और डाकुओं के सरदार से बोला, अपने बिग बॉस की हालत के बारे में विस्तार से बताओ। डाकुओं के सरदार का चेहरा पहले से ही पीला पड़ चुका था। उसका शरीर कांप रहा था और हालांकि उसकी शारीरिक विशेषताएं असाधारण थीं, रोहन की बर्फ ने तापमान को बेहद कम कर दिया था। लंबे समय तक जमे रहने से उसे फिर भी चोट लग सकती थी। बिग बॉस 3 साल पहले यहां आया था। उस समय द्वितीय कमांडर, चतुर्थ कमांडर और मैं इस क्षेत्र में छोटे मोटे डाकू थे। हमारे अधीन सैकड़ों डाकू थे। हमारी शक्ति बेहद कम और कमजोर थी। बिग बॉस ने हमें ढूंढ निकाला और हम सबको बुरी तरह हरा दिया और फिर हमारा बिग बॉस बन गया। फिर उसने हमें एक अजीबोगरीब आसन सिखाया। हम रोजाना इस अजीबोगरीब आसन के अनुसार अभ्यास करते थे और हमारे शरीर की गुणवत्ता बहुत जल्दी सुधर गई। फिर बिग बॉस ने हमारा नेतृत्व किया और डाकुओं के कुछ बड़े समूहों को एक के बाद एक हड़प लिया। जैसे जैसे उनकी सेना बढ़ती गई, उन्होंने 3-4 हजार डाकुओं के साथ हरिकेन का गठन किया।
उसके बाद बिग बॉस ने 500 युवा डाकुओं को चुना और उन्हें एक अजीबोगरीब मुद्रा सिखाई। उन्होंने हर दिन अभ्यास किया और अब लगभग हर कोई प्रथम स्तरीय एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन को टक्कर दे सकता है। इतनी ताकत के साथ बिग बॉस का लालच और महत्वाकांक्षा भी बढ़ती गई। अब वह डाकू बनकर संतुष्ट नहीं था, वह प्रकाश के साम्राज्य में इस अराजक स्थिति का फायदा उठाकर कुछ शहरों पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन चूंकि हमारे आदमियों की संख्या बहुत बढ़ गई है, इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि हमारे हथियार और कवच जैसे उपकरण कैसे पिछड़ रहे हैं। इस बार हमारा सामना शाही परिवार के कुछ सदस्यों से हुआ है जिनके रक्षक के रूप में केवल कुछ 100 शूरवीर हैं, इसलिए बिग बॉस ने शाही परिवार के उन सदस्यों को लूटने के लिए आदमी भेजे हैं। उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम आकर तुम्हें रोक लें ताकि तुम बिग बॉस की योजनाओं को विफल न कर सको। जब तक डाकुओं का सरदार बोलना खत्म करता, उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। उसकी आवाज कुछ कमजोर हो गई थी। रोहन के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसके दिल में एक गहरा सदमा था। एक अजीब सी मुद्रा जो एक सामान्य व्यक्ति के शारीरिक गुणों को तेजी से इतना मजबूत कर देती थी कि वह एक मौलिक तलवारबाज से टक्कर ले सकता था। ये सब कुछ उस रहस्यमयी उभरी हुई मूर्ति से बहुत मिलता जुलता था जो उसे पहले मिली थी। रोहन के पास उभरी हुई मूर्ति का सिर्फ एक टुकड़ा था, लेकिन उभरी हुई मूर्ति पर आसन का अभ्यास करने के बाद उसकी शारीरिक विशेषताएं अब पहले से ही एक प्रथम स्तरीय मौलिक तलवारबाज के बराबर हो गई थीं। इन डाकुओं की शारीरिक विशेषताएं तो दूसरे स्तर के मौलिक तलवारबाज से भी टक्कर ले सकती हैं। वह डाकुओं का सरदार कितना ताकतवर हो सकता है? तीसरे स्तर के, या यहाँ तक कि चौथे स्तर के मौलिक तलवारबाज जितना ताकतवर? रोहन के दिमाग में कई विचार घूम रहे थे। अगर उस बिग बॉस को सचमुच कोई उभरी हुई मूर्ति मिल गई है, तो उसके पास कम से कम 3 तो होनी ही चाहिए। उन उभरी हुई मूर्तियों पर बने आसन वाकई बहुत डरावने थे। रोहन ने इससे पहले कभी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसने रहस्यमयी बिग बॉस को उभरी हुई मूर्तियों पर बने आसनों के बारे में ज्ञान बांटते देखा था। उसे बस एक आसन पास करना था और कुछ ही महीनों में वह बड़ी संख्या में शक्तिशाली योद्धाओं को तैयार करने में सक्षम हो जाएगा, जो प्रथम स्तर के मौलिक तलवारबाजों को टक्कर दे सकते थे। अभी अभी हुई लड़ाई ने सब कुछ कह दिया था। ओल्ड यादव का बहुत सारा दिल और मेहनत उनके भारी बख्तरबंद शूरवीरों पर खर्च हुई थी। इलाके में इकट्ठा होने वाले करों का लगभग आधा हिस्सा उन्हीं भारी बख्तरबंद शूरवीरों पर खर्च किया गया था। इसके अलावा वर्तमान लड़ाकू क्षमताएं हासिल करने से पहले उन्हें अक्सर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता था। हालांकि उन भारी कवचधारी शूरवीरों की युद्ध शक्ति अब भयावह मानी जा सकती थी, लेकिन उन डाकुओं से मुठभेड़ के बाद, जो आपस में जरा भी सहयोग नहीं कर रहे थे, वे अप्रत्याशित रूप से नुकसान में फंस गए थे। अगर रोहन और ओल्ड यादव इतने जबरदस्त ताकतवर और बहादुर न होते, तो उन्हें डर था कि वे भारी कवचधारी शूरवीर केवल 50 डाकुओं के दल से हार जाते। रहस्यमयी उभरी हुई मूर्ति का भयानक रूप उसमें प्रकट होता था। इसके अलावा उस रहस्यमयी बिग बॉस के 500 ऐसे डाकू थे जो उसकी आज्ञा का पालन करते थे। पलक झपकते ही रोहन के मन में कई विचार कौंध गए, लेकिन उसके बगल में बैठे बूढ़े यादव ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने डाकू के मुंह से बस यही सुना कि बिग बॉस शाही परिवार के सदस्यों के खिलाफ जा रहा है। रोहन, राजकुमारी चारिस और अन्य लोग खतरे में हो सकते हैं। मैं भारी बख्तरबंद शूरवीरों को लेकर उन्हें बचाने जाना चाहता हूँ। इस बार रोहन ने उसे नहीं रोका। वह जानता था कि ओल्ड विल्सन के दिल में राजकुमार फ्रेडरिक के लिए बहुत कृतज्ञता है। हालांकि राजकुमारी चारिस ने पहले ओल्ड यादव की वफादारी को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन अब जब राजकुमारी और बाकी लोग खतरे में हैं, तो ओल्ड यादव उन्हें मरने नहीं देगा। फिर भी यह एक अच्छी बात भी थी। बूढ़ा यादव अगर एक बार शाही परिवार को बचा लेता, तो उससे कोई नाता नहीं रखता। पिताजी, आप पहले जाइए, मैं आपके बाद आऊंगा। रोहन की आंखों में चमक आ गई। रहस्यमयी बिग बॉस उसका निशाना था। कमांडर मैक्स की आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसका पूरा शरीर इतना हिल गया था कि वह सुन्न पड़ गया था। हालांकि वह एक तृतीय स्तरीय पृथ्वी तलवारबाज था, उसके सामने खड़ा यह आदमी, जिसके चेहरे पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी थीं और जिसका नाम बिग बॉस था, बहुत ही शक्तिशाली था। हर बार जब दूसरा व्यक्ति अपनी तलवार नीचे गिराता, तो उसमें भयानक शक्ति समा जाती थी। वह शरीर, जो बिल्कुल भी बलवान नहीं दिखता था, किसी क्रूर पशु की शक्ति से भरा हुआ प्रतीत होता था, जिससे कमांडर मैक्स को ऐसा लग रहा था कि वह उसका सामना नहीं कर पाएगा। तीसरे स्तर के शिखर पर एक मौलिक तलवारबाज। कमांडर मैक्स हैरान रह गए। ये दूसरा व्यक्ति सिर्फ अपने शरीर के बल पर, अपने चरम पर एक मौलिक तलवारबाज को टक्कर दे सकता था। उन्होंने ऐसा कभी सुना भी नहीं था, देखा तो दूर की बात थी। इसके अलावा ये शक्तिशाली सेनापति ही एकमात्र भयावह चीज नहीं थी, उनके चारों ओर घनी भीड़ में डाकू भी थे। उनमें से हर एक प्रथम स्तरीय मौलिक तलवारबाजों के बराबर लग रहा था, और उनकी संख्या को देखते हुए उनकी संख्या लगभग 400-500 थी। 400-500 प्रथम स्तरीय मौलिक तलवारबाज। कमांडर मैक्स के लिए इतनी भयानक संख्या की कल्पना करना भी मुश्किल था। यहाँ तक कि प्रकाश साम्राज्य की 4 महान सेनाओं में से एक फायरबर्ड लीजन भी अपने चरम पर केवल 1000 प्रथम स्तरीय मौलिक तलवारबाज ही इकट्ठा कर पाई थी। ठीक इसी तरह टूटे फूटे हथियारों से लैस डाकुओं का ये झुंड, जिनके पास कवच भी नहीं था, क्या यह विविधतापूर्ण दल फायरबर्ड लीजन के आधे हिस्से से मुकाबला करने में सक्षम था? टकराना। एक और जोरदार प्रहार से कमांडर मैक्स हिलकर दूर जा गिरे। वे जमीन पर गिर पड़े, फिर खड़े होने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उनके अंदरूनी अंगों में इतना दर्द हो रहा था कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनमें आग लग गई हो। उन्हें पहले ही गंभीर चोटें लग चुकी थीं।
जहां तक 600 फायरबर्ड शूरवीरों की बात है, वे बहुत पहले ही लोगों के समुद्र में समा चुके थे। डाकुओं द्वारा घेर लिए जाने और उन पर हमला किए जाने के कारण उनमें से आधे घायल और मारे जा चुके थे। अब उनमें से 300 से भी कम बचे थे। हम खत्म हो गए हैं। कमांडर मैक्स ने दर्द से आंखें बंद कर लीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह डाकुओं के एक गिरोह के हाथों मर जाएगा। राजकुमारी चेरिस का चेहरा पहले से ही भयंकर सफेद रंग का था, क्योंकि वह दूर से युद्ध देख रही थी। उसका पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि डाकुओं का एक झुंड, जो इतना कमजोर लग रहा था कि एक बार भी नहीं झेल पाएगा, इतना खूंखार हो जाएगा। उसने देखा कि कैसे 600 फायरबर्ड शूरवीर, कमांडर मैक्स के नेतृत्व वाली पूरी सेना, पूरी तरह से नष्ट होने वाली थी। राजकुमारी चारिस के पास अब कोई विकल्प नहीं था। उसके लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि डाकुओं के हाथों गिरना कितना दुखद होगा। डिप्टी कमांडर वेन, फायरबर्ड के सम्मान के लिए युद्ध की तैयारी करो। राजकुमारी के चेहरे पर भावों का एक जटिल मिश्रण था। अध्याय 63, बिग बॉस 2। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल। काली मिट्टी की चट्टान भारी कवच पहने शूरवीरों का एक समूह थी। राजकुमारी चारिस इन भारी कवचधारी शूरवीरों की पहचान याद करने से पहले थोड़ी स्तब्ध रह गईं। ये बैरन यादव के भारी कवचधारी शूरवीर हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बैरन यादव की वफादारी ठुकराने के बाद भी वो अपने शूरवीरों के साथ हमें बचाने आएंगे। फिर भी इसका कोई फायदा नहीं, ये डाकू कोई साधारण डाकू नहीं है। बैरन यादव के भारी कवचधारी शूरवीर भी इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। डिप्टी कमांडर वेन, बैरन यादव के साथ वहां धावा बोलने के लिए तैयार हो जाओ, दौड़कर अंदर जाओ और डाकुओं को एक साथ मार डालो। राजकुमारी चारिस कुछ हद तक भावुक और दुखी थी। बूढ़े यादव का ऐसे समय में कदम उठाना शाही परिवार के प्रति उनकी वफादारी साबित करने के लिए काफी था। हालांकि राजकुमारी चारिस को यह नहीं पता था कि यह बूढ़े यादव की शाही परिवार के प्रति वफादारी के कारण नहीं, बल्कि राजकुमार फ्रेडरिक के प्रति उनकी कृतज्ञता के कारण था। यह आखिरी बार था जब बूढ़े यादव ने मदद का हाथ बढ़ाया था। ओल्ड यादव के नेतृत्व में भारी कवचधारी शूरवीर पहाड़ी की ढलान से नीचे उतरे। वे एक अजेय शक्ति थे, जो तुरंत ही कौशल के लिए दौड़ पड़े और अपने पीछे खून के निशान छोड़ते गए। भारी कवचधारी शूरवीरों ने अनगिनत डाकुओं का वध कर दिया। आखिरकार, असाधारण शारीरिक विशेषताओं वाले डाकुओं को छोड़कर, बाकी तो बस कुछ सामान्य लोगों के एक समूह का एक विचित्र दल था। एक साधारण शूरवीर भी उन्हें आसानी से मार सकता था। बूढ़ा यादव पूरी तरह से आग की लपटों में घिरा हुआ था। उसका विशाल कद किसी छोटे दानव जैसा था, उसकी तलवार के हर वार के साथ, और उसके बाद अथाह लपटें उठती। बूढ़े यादव के हाथों 3 से 5 डाकू अपनी जान गंवा देते। इस वजह से बूढ़ा यादव जल्द ही उस जगह पहुंच गया जहां कमांडर मैक्स को घेरा गया था। उसकी नजर उस महान कमांडर पर टिकी थी जिसके चेहरे पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं। मेरे तीसरे और चौथे भाई कहाँ हैं? जब बड़े कमांडर ने ओल्ड यादव को देखा, तो उसने तुरंत उसकी पहचान का अनुमान लगा लिया और जान गया कि वह वही छोटा अभिजात वर्ग था जिसे रोकने के लिए उसने तीसरे और चौथे कमांडरों को निर्देश दिया था। वे तो पहले ही मर चुके हैं। बूढ़े यादव ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उसके शरीर के चारों ओर शक्ति का एक विशाल आभामंडल था जो डाकुओं के बड़े सरदार की ओर दमनकारी ढंग से बढ़ रहा था। यह एक ऐसी क्षमता थी जो केवल चौथे स्तर के तात्विक तलवारबाजों के पास ही होती थी। हालांकि बूढ़ा यादव केवल दूसरे स्तर का अग्नि तलवारबाज था, फिर भी उसे प्राप्त असाधारण शक्ति के साथ मिलकर वह तीसरे स्तर के तात्विक तलवारबाज के शिखर तक पहुंचने में सक्षम था। इस प्रकार उसके पास दमन का एक प्रभावशाली आभामंडल भी था। मैंने तुम्हें कम आंका था, लेकिन तुम्हें जो कुछ नहीं करना चाहिए था, उसके अलावा तुम्हें यहां मरने के लिए भी नहीं आना चाहिए था। आंखों में तेज चमक के साथ बिग बॉस ने अपने दोनों पैरों से जोर से पीछे धकेला। टकराना, ऐसा लगा मानो जमीन की पूरी सतह हिल रही हो। उस एक लात के जोर से बिग बॉस का पूरा शरीर ओल्ड यादव की ओर एक तेज आवाज के साथ गिरा, मानो तोप से कोई गोला छूटा हो। ज्वाला विखंडित। बूढ़े यादव ने जोर से दहाड़ मारी। उसके पूरे शरीर का कवच चरमराने लगा। वह अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर रहा था, जिससे उसकी मांसपेशियां फूल गईं। उसका कवच खुल रहा था। जब ओल्ड यादव युद्ध में उतरते थे तो उनका शरीर लगभग जोर से ऊपर की ओर खींच जाता था। उनकी लंबाई लगभग 2 मीटर थी और खड़े रहकर ही लोगों को गहरा मानसिक आघात पहुंचा सकते थे। ये वास्तविक असाधारण उपहार था, वास्तविक असीमित शक्ति। बिग बॉस के विपरीत, जिसने अभी भी एक सामान्य व्यक्ति की काया को बरकरार रखा था, भले ही उसके पास महान, अलौकिक शक्ति थी। दोनों आदमियों ने अपनी अपनी बड़ी तलवारें लहराईं। पलक झपकते ही उन्होंने उन्हें 1 दर्जन से ज्यादा बार घुमाया और घुमाया। ब्लेडों के टकराने से कान फाड़ देने वाली आवाजें निकल रही थीं। दरार। दोनों की तलवारें एक ही समय में टूटकर टुकड़ों में बिखर गईं क्योंकि उनके ब्लेड अब दूसरे पक्ष की भयानक शक्ति का सामना नहीं कर पा रहे थे। फिर दोनों पुरुष नंगे हाथों लड़ने लगे और एक दूसरे पर पागलपन भरे हमलों की एक श्रृंखला में टूट पड़े। ओल्ड यादव का हर मुक्का आग की लपटों में घिरा हुआ था, अग्नि के देवता की तरह उसकी शक्ति अजेय थी। दूसरी ओर, बिग बॉस न तो प्रभावशाली लग रहा था और न ही शक्तिशाली, लेकिन वह बेहद तेज था और उसकी ताकत जबरदस्त थी। दोनों के बीच ऐसे टकराव हुआ जैसे चट्टान से चट्टान टकरा रही हो। वह ओल्ड यादव से जरा भी कमतर नहीं था। हा, यह मजेदार है, चलो फिर से चलें। बूढ़े यादव ने जोरदार दहाड़ लगाई।
बहुत समय हो गया था जब उसे किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा था जो उसकी विशुद्ध शक्ति के विरुद्ध जाकर भी बराबरी का हो, मानो दो कठोर वस्तुएं आपस में टकरा रही हों। लड़ने की उसकी इच्छाशक्ति बहुत बढ़ गई थी। बाकी सब कुछ नजरअंदाज करते हुए वह और बिग बॉस युद्ध में उलझ गए। जहां से भी वे दोनों गुजरते, डाकू और भारी कवचधारी शूरवीर जरा से भी उनके संपर्क में आते ही या तो घायल हो जाते या मारे जाते। इसलिए जहां भी वे लड़ रहे थे वहां से सब जल्दी से पीछे हट जाते। यद्यपि ओल्ड यादव और बिग बॉस की लड़ाई को समाप्त करना कठिन था, लेकिन उनके भारी बख्तरबंद शूरवीर उन डाकुओं के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाए जिन्होंने विशेष मुद्रा का अभ्यास किया था। उन डाकुओं की संख्या 400-500 थी और वे अत्यंत शक्तिशाली थे। अब तक उन्होंने भारी कवचधारी शूरवीरों को एक बार फिर घेर लिया था। अगर कोई और उपाय न होता तो भारी कवचधारी शूरवीर जल्द ही पूरी तरह से नष्ट हो जाते। जिस क्षण भारी बख्तरबंद शूरवीरों का सफाया हो जाएगा तब कोई फायदा नहीं होगा, भले ही ओल्ड यादव डाकुओं के बिग बॉस के बराबर का मुकाबला क्यों न हो। दूर एक पहाड़ी पर रोहन एक घोड़ागाड़ी के सामने खड़ा पहाड़ी के नीचे हो रही लड़ाई को ध्यान से देख रहा था। उसका ध्यान डाकुओं के सबसे बड़े सरदार पर था, जो ओल्ड यादव से एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जिसमें किसी भी पक्ष के लिए जीतना मुश्किल था। जैसा कि अपेक्षित था, इसमें कोई भी तात्विक आभा नहीं है, ये पूरी तरह से उसके शरीर की ताकत है। रहस्यमयी उभरी हुई मूर्तियां अवश्य ही उस पर होंगी। रोहन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने महसूस किया था कि ओल्ड यादव के शरीर पर मौजूद अग्नि की आभा बहुत ही कम समय में काफी कमजोर हो गई थी, जिससे ओल्ड यादव के हमलों की शक्ति पहले से कमजोर हो गई थी। जब बात थकावट की आती है तो पिता को अभी भी अपने शरीर में मौजूद अग्नि तत्वों पर निर्भर रहना होगा, जो उन्होंने कई दिनों और महीनों में जमा किए हैं। वह इस तरह के पागलपन भरे हमले करके ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। जहां तक बिग बॉस की बात है तो उनके शरीर में असीम शक्ति है। रोहन समझ गया, अगर दोनों लड़ते रहे तो ओल्ड यादव की हार निश्चित हो जाएगी। तब तक रोहन ने आखिरकार हमला करने का फैसला कर लिया था। उसे पहले से ही कुछ चिंताएं थीं। अगर डाकुओं का सबसे बड़ा सरदार चौथे स्तर का एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन या उससे ऊपर का हुआ तो रोहन को इस दूसरे दल को हराने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। हालांकि अब उसे पता चल गया था कि डाकुओं का सबसे बड़ा सरदार कमोबेश ओल्ड यादव के ही स्तर का था। उसकी कुल ताकत किसी तीसरे दर्जे के एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन के बराबर थी, जिससे उससे लड़ना बहुत आसान हो गया था। इस प्रकार रोहन ने प्रहार किया। रोहन धीरे धीरे पहाड़ी की ढलान से नीचे उतरता हुआ सीधे डाकुओं के बीच पहुंच गया। जब कुछ डाकुओं ने रोहन को देखा तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवारें लहराईं और नीचे की ओर लहरा दी। क्रैक क्रैक। इससे पहले कि कोई डाकू अपनी तलवारें नीचे ला पाता, उसका पूरा शरीर जम चुका था। तलवार लहराते हुए आदमी की मुद्रा में वह अभी भी स्थिर था, मानो किसी सजीव बर्फ की मूर्ति हो। रोहन के कदम लड़खड़ाए नहीं। वह पहले की तरह डाकुओं के बीच चला गया। इतना ही नहीं, वह जहां भी जाता कई डाकू रहस्यमयी तरीके से बर्फ की मूर्तियों में जम जाते। ये बेहद अजीब था। इस अजीब स्थिति के कारण कई डाकुओं ने एक दूसरे को देखा, लेकिन वे दोबारा रोहन पर हमला करने का साहस नहीं कर सके। रोहन को अपने दिल में यह बात साफ थी कि उसने अभी कुछ ही पल पहले एक झटके में 6 फ्रॉस्ट को छोड़ दिया था। वह भाग्यशाली था कि फ्रॉस्ट के स्पेल मॉडल ने समय के साथ बहुत सारी जादुई शक्ति जमा कर ली थी। सिर्फ इसी वजह से रोहन उन्हें इतनी बेपरवाही से बर्बाद कर पाया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी जादुई शक्ति का बेतहाशा इस्तेमाल किया था, फिर भी असर कमाल का था। कम से कम अब किसी डाकू की रोहन पर हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। एक जादूगर। बिग बॉस ने भी रोहन को देख लिया था। एक बार फिर ओल्ड यादव से जोरदार टक्कर लेने के बाद वह तेजी से पीछे हट गया और अपने और ओल्ड यादव के बीच की दूरी बढ़ाते हुए रोहन पर नजरें गड़ाए हुए था। अध्याय 64। सौदा आए। रुकना। राजकुमारी चारिस, जो पहले डाकुओं की ओर दौड़ना चाहती थी, रोहन के रूप और बर्फ की मूर्तियों में जमे उन सभी डाकुओं को देखकर चौंक गई। उसने तुरंत टीम को आगे बढ़ने से रोकने का आदेश दिया। एक जादूगर। राजकुमारी चेरिस ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। शाही राजकुमारी होने के नाते उसे ब्लैक मून साम्राज्य के जादूगरों और लाइट चर्च के जादूगरों दोनों की अच्छी समझ थी। इसके अलावा अभी भी शाही परिवार में कुछ गुप्त जादूगर छिपे हुए थे, जैसे कि राजकुमार फ्रेडरिक। राजकुमारी चारिस ने अपनी उंगली पर काली अंगूठी को धीरे से सहलाया। राजकुमार फ्रेडरिक एक शक्तिशाली जादूगर था। शाही परिवार में उसकी पहचान छिपी रही और उसके पास एक भयानक शक्ति थी। राजकुमार फ्रेडरिक की बाधा के कारण ही राजकुमारी चेरिस और अन्य लोग लाइट सिटी से सुरक्षित बच निकलने में सफल रहे। प्रकाश के चर्च के कारण ब्लैक मून साम्राज्य के जादूगरों को एक दुष्ट विधर्मी, आतंक, बुराई और घृणा का प्रतीक घोषित किया गया था। हालांकि वे यहां ब्लैक मून साम्राज्य और प्रकाश के साम्राज्य की सीमा पर थे। इन डाकुओं का सामना कुछ शक्तिशाली जादूगरों से हुआ था, इसलिए वे प्रकाश के साम्राज्य से अपरिचित नहीं थे। ज्यादातर डाकुओं ने अपना काम बंद कर दिया। रोहन के आसपास बर्फ की मूर्तियों को देखते हुए उनके चेहरे डर से भर गए। बिग बॉस अभी भी चुपचाप पीछे हट रहे थे, लेकिन रोहन जो ध्यान से सुन रहा था, दूसरे पक्ष को जाने ही नहीं देता था। इसलिए छोटे छोटे तेज कदमों से वह बिग बॉस के पास पहुंचा। बिग बॉस ने भौहें चढ़ाईं, उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था कि कहीं कुछ हो न जाए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, माननीय जादूगर, मुझे नहीं पता कि आप इस दल में हैं। अगर मैंने आपको ठेस पहुंचाई है तो मुझे बहुत अफसोस है। मैं अपने लोगों के साथ तुरंत यहां से चला जाऊंगा।
छोड़ो, तुम्हें ऐसा लगता है। रोहन को बिग बॉस से संपर्क करने में समय लगा। बिग बॉस के चेहरे के भाव बदल गए और अचानक उन्होंने अतिरंजित भाव से हाथ हिलाया। देखते ही देखते कई डाकू उनके सामने आ पहुंचे। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, माननीय जादूगर, मुझे नहीं पता कि आपका और इन लोगों का क्या रिश्ता है, लेकिन एक बार जब मैं अपने आदमियों पर हमला करने का आदेश दूंगा तो मुझे डर है कि आपके अलावा पूरी टुकड़ी बच नहीं पाएगी। तो फिर कोशिश करके देखो कि क्या तुम्हें कोई मौका मिलता है। रोहन की शांत आंखें अचानक तेज हो गईं। ठंड। बिग बॉस के शरीर पर बर्फ के क्रिस्टलों का एक समूह दिखाई दिया, जैसे ही एक दर्जन से ज्यादा डाकू उसके सामने एक साथ जमा हुए। उनकी शारीरिक विशेषताएं प्रथम स्तरीय एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन से भी टक्कर ले रही थीं। पिताजी, अब! रोहन जोर से चिल्लाया। उसने अपने हाथों की तेज लहर से आग के 3 गोले दागे जो तेजी से डाकुओं की ओर उड़े। जब ये गोले फटे तो तेज लपटें लगातार जलती रहीं। डाकू तुरंत अफरा तफरी में घिर गए। रोहन की पुकार का मतलब समझ चुके बूढ़े यादव ने झट से चीख मारी। वह एक मानव सदृश जानवर की तरह अपनी तलवार लहराते हुए बिग बॉस की ओर दौड़ा। बैंग बैंग बैंग। भयावह ओल्ड यादव, जिसकी ताकत चौथे स्तर के एलिमेंटल तलवारबाज के स्तर के बेहद करीब थी, ने अपने बिग बॉस के सामने पहरा दे रहे कई डाकुओं को जबरदस्ती खदेड़ दिया। दरारें। अविश्वसनीय रूप से बिग बॉस पर जमे बर्फ के क्रिस्टल टूट गए। उनका चेहरा तेजी से लाल हो गया। उनकी आंखों में भी खून भर आया। वे विकृत चेहरे के साथ चिल्लाए, हा हा, तुम मुझे जमीन पर नहीं गिरा सकते। रोहन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। दरअसल उसने अपने प्रतिद्वंदी को कम करके आंका था। एक आम शुरुआती प्राथमिक तलवारबाज कभी भी रोहन के फ्रॉस्ट से बाहर नहीं निकल सकता था। हालांकि ओल्ड यादव की तरह बिग बॉस चौथे स्तर के एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन के अस्तित्व के बेहद करीब था। साधारण फ्रॉस्ट उसकी गति को केवल कुछ समय के लिए ही सीमित कर सकता था। बिग बॉस ने अपने शरीर पर लगे बर्फ के क्रिस्टल को तोड़ने के लिए जोर लगाया। फौरन वह पलटा और बेतहाशा विपरीत दिशा में भागने को तैयार हो गया। बड़ा पाला। रोहन ने बड़े फ्रॉस्ट को छोड़ने में संकोच नहीं किया, जो सामान्य फ्रॉस्ट से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। बिग बॉस ने अभी अपना एक पैर उठाया ही था कि अचानक ही वह बर्फ के क्रिस्टलों से ढक गया। उसके सिर को छोड़कर उसका पूरा शरीर बर्फ के मोटे क्रिस्टलों से जम गया था। आह, तुरंत तोड़ो! बिग बॉस पागलों की तरह चीखा। उसके माथे की नीली नसें उभर आईं और उसकी मांसपेशियां अपनी सीमा तक फैलती हुई प्रतीत हुईं। उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी, अपने शरीर पर जमे बर्फ के क्रिस्टल से आजाद होना चाहता था। हालांकि चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, उनके शरीर पर बर्फ के क्रिस्टल टूटने का कोई संकेत नहीं दिखा। स्वूश! रोहन ने तेजी से आगे बढ़ते हुए एक के बाद एक और आग के गोले छोड़े, हालांकि इसके लिए उन्हें जादुई शक्ति की बहुत जरूरत थी। उन्होंने बिग बॉस के चारों ओर धमाके किए ताकि दूसरे डाकू बचाव के लिए आगे न आ सकें। पिताजी, हम उसे जीवित देखना चाहते हैं। रोहन ने जब ओल्ड यादव को बिग बॉस की ओर आते देखा तो अचानक बोल पड़ा। उसे डर था कि ओल्ड यादव नियंत्रण खो देगा और लक्ष्य को मार डालेगा। बूढ़ा यादव बर्फ के क्रिस्टल में जमे बिग बॉस के पास आया। उसने व्यंग किया और रोहन की तरफ उस आदमी को लात मारी। स्वूश! बिग बॉस के सामने अचानक ही भयंकर गर्मी से भरा एक आग का गोला प्रकट हुआ। रोहन के मुंह पर मुस्कान आ गई। उसने बूढ़े यादव की तरफ देखा जो अभी भी डाकुओं पर वार कर रहा था और शांति से बोला, बड़े साहब, मुझे लगता है कि आपके आदमियों को हमला रोक देना चाहिए। बिग बॉस के चेहरे के भाव बादलों की तरह बदलते रहे। जैसे ही उसने अंतरिक्ष में तैरते आग के गोले की तपिश महसूस की, उसे एहसास हुआ कि उसके पास जोर से चीखने के अलावा कोई चारा नहीं है। लड़ाई तुरंत बंद करो। सेकंड कमांडर, आदमियों को पीछे हटने का आदेश दो। इन डाकुओं ने अपने बड़े साहब के हुक्म की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की और धीरे धीरे पीछे हटते चले गए। हालांकि वे ज्यादा पीछे नहीं हटे और इस दौरान ओल्ड यादव और दूसरों पर अपनी तीखी नजरें गड़ाए रहे। वहां हजारों डाकू थे, जिनमें वे खूंखार डाकू शामिल नहीं थे जिनके शरीर प्रथम स्तरीय मौलिक तलवारबाजों जैसे थे। अगर वे इकट्ठा होकर हमला करते तो शायद वही होता जैसा बिग बॉस ने पहले बताया था कि रोहन के अलावा कोई नहीं बचता। पिताजी, उसे गाड़ी तक ले चलो। रोहन ने ओल्ड यादव को बिग बॉस को गाड़ी तक लाने दिया। बिग बॉस को बड़ी बर्फ ने जमा दिया था। वह चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह थोड़ी देर में आजाद नहीं हो पाएगा। फिर ओल्ड यादव ने बिग बॉस को उठाया और सीधे गाड़ी में फेंक दिया। रोहन भी उसके पीछे पीछे गाड़ी में चढ़ गया, जबकि ओल्ड यादव ने बचे हुए काले कवचधारी शूरवीरों को इकट्ठा किया और कुछ ही दूरी पर खड़े हजारों डाकुओं का सामना करते हुए खड़ा रहा। गाड़ी में बैठे रोहन ने जल्दी से कुछ नहीं कहा, बल्कि चुपचाप बिग बॉस को देखता रहा। बॉस खुद को रोक नहीं पाया और आखिरकार उसने व्यंग्यात्मक लहजे में चुप्पी तोड़ी। तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि मुझे भी मार डालो। अगर मैं मर गया तो मेरे आदमी तुम सबको टुकड़े टुकड़े कर देंगे। रोहन ने सिर हिलाया और चंचलता से मुस्कुराया। उसने शांत स्वर में कहा, लगता है तुम्हें अभी भी हालात समझ नहीं आ रहे। तुम्हारा सबसे करीबी आदमी, वह नेता, अपनी किस्मत से संतुष्ट नहीं है। शायद वह मुझसे भी ज्यादा तुम्हारी मौत चाहता है। बिग बॉस के हाव भाव धीरे धीरे बदलते और गिरते गए। काफी देर बाद बिग बॉस ने भारी आवाज में पूछा, तुम क्या चाहते हो? बिग बॉस को अंततः समझ आ गया कि उसके सामने खड़ा ये रहस्यमय जादूगर उससे कुछ प्राप्त करने की उम्मीद कर रहा था। अध्याय 65, डील 2। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल।
रोहन ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर धीरे से अपनी हथेली खोली, जिससे उसके हाथ में एक उभरी हुई मूर्ति दिखाई दी। बिग बॉस की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई जब उन्होंने रोहन के हाथ में बनी राहत मूर्ति को देखा। बिग बॉस के चेहरे पर उभरी हैरानी ने रोहन को जवाब बता दिया था। इसके साथ ही उन्होंने बेपरवाही से पूछा, तुम्हें इस उभरी हुई मूर्ति के बारे में पता होना चाहिए। बिग बॉस आखिरकार काफी देर बाद अपने आश्चर्य से उभरा। जब उसने रोहन की तरफ फिर से देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। पहले उसे रोहन का मकसद समझ नहीं आ रहा था, अब जब उसे पता चला कि रोहन को सिर्फ उभरी हुई मूर्ति चाहिए थी तो उसका मन शांत हो गया। कम से कम रोहन उसे तब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक वह अपना मकसद हासिल नहीं कर लेता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पास एक उभरी हुई मूर्ति भी होगी। मुझे लगता है आपने उस पर अजीब सी मुद्रा देखी होगी। बिग बॉस कुछ देर के लिए चुप हो गए और अपनी आंखों से रोहन को ऊपर से नीचे तक देखते रहे। हालांकि रहस्यमयी उभरी हुई मूर्ति पर आसन करने के बाद भी किसी की शारीरिक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आता, इसलिए बिग बॉस रोहन की शारीरिक बनावट का अंदाजा नहीं लगा पाए। मेरे पास ये उभरी हुई मूर्तियां हैं 3, मैंने इन्हें किसी गुप्त स्थान पर रखा है। अगर आप मुझे जाने दें तो मैं अपनी एक मूर्ति आपकी मूर्ति से बदल सकता हूं। बिग बॉस ने खुद को संभाला और रोहन के साथ सौदेबाजी शुरू कर दी। रोहन ने अपना सिर हिलाया और अपनी चिरपरिचित शांत आवाज में कहा, मैंने तुम्हें मारने के बारे में कभी नहीं सोचा था। ऐसा करने पर तुम्हारे डाकू मेरी पूरी सेना को मार डालेंगे। एक ऐसी लड़ाई जिसे मैं भी नहीं जीत सकता। तुम्हें यहाँ बुलाने का मेरा आमंत्रण सिर्फ एक सौदा करने के लिए था। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, रोहन के हाथों में आग के कई गोले प्रकट हुए। वे बिग बॉस के चारों ओर तैरने लगे। निकलने वाली तेज गर्मी ने धीरे धीरे उस आदमी को फंसाने वाले बर्फ के क्रिस्टल पिघला दिए। जमी हुई बर्फ के क्रिस्टल तेजी से पानी की बूंदों में बदल गए। बिग बॉस ने खुद को थोड़ा खींचा। ऐसा लग रहा था कि उन पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। फिर भी वह वहां से नहीं गया, बल्कि वह रोहन के सामने बैठा रहा। उसकी उत्सुक आंखें समय समय पर रोहन के हाथों में मौजूद उभरी हुई मूर्ति को देखती रहती। उसे रोहन के हाथों में वह उभरी हुई मूर्ति पाने की चिंता थी, क्योंकि इससे उसकी शारीरिक क्षमता बढ़ सकती थी। मुझे आपकी तीनों उभरी हुई मूर्तियां चाहिए, रोहन ने आखिरकार घोषणा कर दी। उसके अप्रत्याशित अनुरोध ने बिग बॉस को चौंका दिया और बाद में उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, माननीय जादूगर, हालांकि आपने मुझे अभी अभी जाने दिया है और मेरी जान कभी भी आपके हाथ में है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि मेरी 3 मूर्तियों के बदले एक राहत मूर्ति बनाने का आपका अनुरोध हास्यास्पद है? बिग बॉस ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसका पूरा शरीर सतर्क हो गया। अगर रोहन ने फिर से लड़ाई शुरू की तो वह पूरी ताकत लगा देगा। मैं तुम्हें एक जादूगर बना सकता हूँ, रोहन ने धीरे से कहा। हालांकि पंखों के वजन से भरे ये शब्द बिग बॉस के कानों में मानो गड़गड़ाहट की तरह गूंजे। उसे लगा जैसे बिजली गिर गई हो। क्या कहा आपने? मैं तुम्हें एक जादूगर बना सकता हूँ, रोहन ने अपनी बात दोहराई। कुछ सेकंड पहले शांत बिग बॉस अब थोड़ा कांप रहा था। उसकी मुठ्ठियां अभी भी कसी हुई थी, क्योंकि वह अपने अंदर के उत्साह को रोक नहीं पा रहा था। मेरा नाम गुलिवर कीन है। बिग बॉस अचानक उठ खड़े हुए। उत्तेजना के कारण उनका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। आपने तो एक सौदा कर लिया। बिग बॉस गुलिवर कीन ने बिना किसी हिचकिचाहट के रोहन की शर्तें मान ली। कीन ने रोहन के प्रति अपनी ईमानदारी भी दिखाई और तुरंत अपना असली नाम बता दिया। एक जादूगर असाधारण शक्ति में निपुण था। कीन को यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी। वह जो इतने सालों से ब्लैक मून साम्राज्य की सीमा पर सक्रिय रूप से घूमता रहा था, उसने जादूगरों के बारे में जरूर कई अफवाहें सुनी होंगी। इस समय हालांकि इन 3 रहस्यमयी उभरी हुई मूर्तियों की मदद से उसकी शारीरिक क्षमता तीसरे स्तर के मौलिक तलवारबाज के भयानक शिखर पर पहुंच गई है, फिर भी उसे रोहन ने आसानी से वश में कर लिया। इससे एक जादूगर की शक्ति और भी प्रमाणित हो गई। कीन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वह एक जादूगर बन पाएगा। अब उसे यह मौका 3 उभरी हुई मूर्तियों के आदान प्रदान की कीमत पर मिल रहा था। उसने उन 3 उभरी हुई मूर्तियों की मुद्राओं को बहुत पहले ही अपने मन में याद कर लिया था। दरअसल अब वे उसके किसी काम की नहीं रहीं। जादूगर कीन खड़ा हुआ और कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह रोहन का नाम नहीं जानता। रोहन यादव। रोहन ने अपना वाक्य पूरा किया। रोहन, मेरी 3 राहतें एक गुप्त स्थान पर छिपाकर रखी गई हैं। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे या यहीं इंतजार करोगे जब तक मैं उन्हें ले जाऊं? जब वह गाड़ी से कूद गया तो बिग बॉस कीन ने पीछे मुड़कर पूछा। रोहन ने जवाब देने से पहले एक क्षण सोचा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कीन मुस्कुराया। बेशक वह जानता था कि रोहन को अभी भी कुछ चिंताएं हैं। इसके अलावा अगर रोहन भी उसके पीछे पीछे चलता रहा तो वह कोई असाधारण व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेगा। चलो ठीक है, जाओ। कीन ने सिर हिलाया और आगे बढ़कर रास्ता दिखाया। उसने डाकुओं के दूसरे कमांडर की तरफ हल्के से हाथ हिलाया। वह आदमी एक पल के लिए झिझका, लेकिन आखिरकार कुछ और डाकुओं के साथ आगे आया। रोहन, तुम क्या कर रहे हो? बूढ़े यादव ने भौहें चढ़ाकर हैरानी भरे स्वर में पूछा, क्योंकि उसने देखा कि रोहन वास्तव में डाकुओं के नेता को छोड़ रहा था। रोहन विस्तार से नहीं बता सका, इसलिए उसने उसे एक साधारण जवाब देकर टाल दिया, पिताजी, यह एक गलतफहमी है। मैं पहले कीन के साथ जाऊंगा और वापस आकर आपको विस्तार से समझाऊंगा। इसके बाद मोहन बिग बॉस कीन के पीछे वाली गाड़ी पर चढ़ गया और धीरे धीरे डाकुओं की ओर चला गया।
रोहन ने अभी तक घुड़सवारी नहीं सीखी थी। भागने की प्रक्रिया में रोहन को इस वजह से बहुत असुविधा हुई थी। उसने मन ही मन ये निश्चय कर लिया था कि ब्लैक मून राज्य में बसने के बाद उसे घुड़सवारी सीखनी ही होगी। वहीं रुक जाओ, उस गुस्से भरी चीख की आवाज सुनकर मलिन ने पर्दा गिरा दिया। फायरबर्ड नाइट्स का राजकुमार बेनिन बिग बॉस गुलिवर कीन के सामने खुद को रोक रहा था। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने कीन की ओर उंगली उठाई और चिल्लाया, तुम नीच डाकू मेरे इतने सारे शूरवीरों को मारकर अब यहां से जाना चाहते हो? डिप्टी कमांडर वेन, इन नीच और बेशर्म डाकुओं को तुरंत मार डालो। बिग बॉस कीन ने रोहन की तरफ देखा और पाया कि रोहन के हाव भाव नहीं बदले थे। वह खुद को उपहास करने से नहीं रोक सका। क्या बेवकूफ है। इसके बाद उन्होंने राजकुमार बेनिन की उपेक्षा की और शीघ्रता से डाकुओं के पास लौट गए। रोहन ने भी बेबसी से सिर हिलाया। उसने अपना ध्यान राजकुमारी चारिस की ओर लगाया। राजकुमार बेनिन अभी भी एक नादान बच्चा था जो कुछ नहीं जानता था, लेकिन राजकुमारी चारिस को अच्छी तरह पता होना चाहिए कि बिग बॉस कीन शाही परिवार का नहीं, बल्कि रोहन का बंदी था। राजकुमारी चारिस ने अपने होंठ कसकर भींच लिए। वह जानती थी कि रोहन ने शाही परिवार की परवाह किए बिना डाकुओं के सरदार के साथ समझौता जरूर कर लिया है। ये सोचकर राजकुमारी चारिस ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने मन को शांत किया। वह राजकुमार बेनिन नहीं थी। ये स्पष्ट था कि उनकी वर्तमान स्थिति वास्तव में बेहद खतरनाक थी। उनके 800 फायरबर्ड शूरवीरों की सेना में से केवल 400 ही बचे थे। इसके अलावा उनमें से कई घायल थे, इसलिए उनकी युद्ध शक्ति बहुत कम थी। इसलिए अब उनकी प्राथमिकता जल्द से जल्द ब्लैक मून साम्राज्य में बसने की होनी चाहिए। बैरन यादव, हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि हम अब और नहीं रुकेंगे क्योंकि आगे हमें एक लंबी यात्रा करनी है। कृपया हमें माफ कर दीजिए। राजकुमारी चारिस ने गुस्से को दबाते हुए फिर से अपने होंठ काटे। उसने रोहन की तरफ देखा तक नहीं, बल्कि बचे हुए फायरबर्ड शूरवीरों को लेकर तेजी से वहां से चली गई। उनके चले जाने से मुझे अच्छा ही लगा, क्योंकि इससे मेरी एक परेशानी कम हो गई। रोहन ने बूढ़े यादव की तरफ देखा। उसे राजकुमारी चारिस और अन्य लोगों के जाने की ज्यादा परवाह नहीं थी। रोहन खुश था कि उन्होंने जाने की पहल की थी, क्योंकि अब उसे बूढ़े यादव द्वारा शाही सदस्यों को ब्लैक मून साम्राज्य तक ले जाने की जिद की चिंता नहीं करनी पड़ती। इसलिए रोहन ने मैक्स को गाड़ी आगे बढ़ाने का आदेश दिया। वे डाकुओं की एक बड़ी संख्या के पीछे पीछे चल पड़े और धीरे धीरे दूर चले गए। अध्याय 66, डील 3। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल। रोहन गाड़ी में बैठा था। हालांकि उसकी आंखें बंद थीं, उसकी मानसिक शक्ति बाहर फैली हुई थी, बिग बॉस कीन की हर हरकत पर नजर रख रही थी। अगर सामने वाला कोई अजीब हरकत करता, तो मलिन को यकीन था कि वह आदमी तुरंत मारा जाएगा। हालांकि उसने उसे पहले ही जादूगर बनने का प्रलोभन दे दिया था, जिसके बारे में उसे यकीन था कि कीन कभी मना नहीं करेगा। इसके अलावा कीन के पास जादूगर बनने की योग्यताएं भी थीं। रोहन को बहुत पहले ही यह एहसास हो गया था कि जो कोई भी उन रहस्यमयी उभरी हुई मूर्तियों पर विचित्र मुद्राओं को देख सकता है, उसके पास अन्य लोगों की तुलना में असाधारण मानसिक शक्ति होती है, और यह जादूगर बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक थी। जब तक किसी व्यक्ति की मानसिक शक्ति जादूगर बनने के लिए आवश्यक योग्यता तक पहुंच जाती है, तब तक वह अपनी मानसिक शक्ति से अपनी जागरूकता में जादूगर मॉडल बनाने का प्रयास कर सकता है। सफल होने पर वह जादूगर बन सकता है। बिग बॉस कीन के पास ऐसी योग्यताएं थीं। उसकी दिमागी शक्ति जादूगर बनने से पहले रोहन से भी ज्यादा थी। 3 रहस्यमयी उभरी हुई मूर्तियों के बदले में एक जादू मॉडल का उपयोग करना तथा संपूर्ण सेना के लिए संकट का समाधान करने की संभावना, ये सौदा वास्तव में सार्थक था। वरना रोहन भले ही बिग बॉस कीन को मार देता, लेकिन पीछे छूटे हजारों डाकुओं को संभाल नहीं पाता। खासकर उन डाकुओं को जिन्हें कीन ने उभरी हुई मूर्तियों पर अजीबोगरीब मुद्राएं सिखाई थीं। वे ओल्ड यादव के शूरवीरों से भी ज्यादा ताकतवर थे और उनसे निपटना मुश्किल था। कुछ ही क्षणों बाद डाकू पहाड़ों और पानी से घिरी एक विशाल घाटी में पहुंच गए। वहां का वातावरण रहने के लिए बहुत उपयुक्त था। घाटी में कई साधारण लकड़ी के घर थे, साथ ही अलग अलग आकार की अनगिनत गुफाएं भी थीं। बूढ़े, औरतें और बच्चे घाटी में इधर उधर टहल रहे थे। पूरी घाटी एक छोटे से संपन्न गांव जैसी लग रही थी। जब कई डाकू घाटी में वापस लौट रहे थे, तो कई महिलाएं आगे बढ़ीं और भीड़ की ओर देखने लगी कि क्या उनके पति ठीक हैं। ये किसी डाकू के अड्डे जैसा नहीं था। ये तो एक शांत शांत गांव जैसा लग रहा था। तुम्हें क्या लगता है, इसे बनाने में मुझे 5 साल लगे? घाटी के नीचे के व्यस्त दृश्य को देखते हुए कीन के चेहरे पर गर्व का भाव प्रकट हुआ। बुरा नहीं, उन कुलीन डाकुओं और शूरवीरों के शारीरिक गुण प्रथम स्तरीय मौलिक तलवारबाजों के बराबर हैं। क्या आपने ही उन्हें उभरी हुई मूर्तियों पर बने आसन सिखाए थे? रोहन उन 400-500 असाधारण डाकुओं का बहुत सम्मान करता था, जिनकी शारीरिक विशेषताएं प्रथम स्तरीय मौलिक तलवारबाजों के बराबर थीं। यहां तक कि अपने चरम पर अग्निपक्षी सेना में भी प्रथम स्तरीय से ज्यादा 1000 मौलिक तलवारबाज ही थे। कीन ने रोहन की ओर देखा, उसकी आंखों में गहरी भावनाएं थीं और वह फुसफुसाया। हाँ, मैंने इन लोगों को बहुत सोच समझकर चुना है। मैंने इन्हें सिर्फ एक ही आसन सिखाया है, इसलिए ये सिर्फ पहले स्तर के एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन के स्तर तक ही साधना कर सकते हैं। दूसरी ओर, जो ज्यादा प्रतिभाशाली और वफादार हैं, मैं उन्हें 2 तरह के आसन सिखाऊंगा, ताकि उनकी शारीरिक विशेषताएं दूसरे स्तर के एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन से टक्कर लें। इन्हीं की ताकत से हरिकेन बैंडिट्स इस इलाके में बेकाबू हो रहे हैं।
कोई भी दूसरा डाकुओं का गिरोह हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। रोहन ने सिर हिलाया। ये भीड़, जिनके पास ज्यादा कवच नहीं थे, इस इलाके में अजेय थे, सिर्फ उन 500 डाकुओं के बल पर जो प्रथम स्तरीय मौलिक तलवारबाजों के बराबर की ताकत रखते थे। यहाँ तक कि यादव द्वारा विशेष रूप से प्रशिक्षित एक भारी कवचधारी शूरवीर सेना भी उनके सामने टिक नहीं सकती थी। क्या आप जानते हैं कि आपको प्राप्त हुई राहत मूर्तियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? रोहन ने पूछना जारी रखा। कीन ने भौहें चढ़ाईं और सिर हिलाया। ये उभरी हुई मूर्तियां मुझे संयोग से मिल गईं। मुझे बस इतना पता है कि ये शायद मोल्टा साम्राज्य के अवशेष हैं। मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मोल्टा साम्राज्य हमेशा से एक रहस्य बना रहा। इसने पूरे महाद्वीप को एकजुट किया, लेकिन बाद में एक ही रात में इसका पतन हो गया। ऐसा लगता था कि इस विशाल साम्राज्य के पतन का कारण कोई नहीं जानता था। इसके अलावा, अब जब मलिन ने इन उभरी हुई मूर्तियों और 500 शक्तिशाली डाकुओं को देखा तो उसके मन में और भी विचार पनपने लगे। ये उभरी हुई मूर्तियां मोल्टा साम्राज्य की देन थीं। अगर मोल्टा साम्राज्य के हर साधारण सैनिक ने इन उभरी हुई मूर्तियों की मुद्राओं का अभ्यास किया होता और उनमें प्रथम स्तरीय तात्विक तलवारबाजों, द्वितीय स्तरीय तात्विक तलवारबाजों और यहां तक कि तृतीय स्तरीय तात्विक तलवारबाजों जैसी शक्ति होती, तो उनके पास शक्तिशाली तात्विक तलवारबाजों के बराबर हजारों सैनिक होते। इतनी बड़ी सेना के साथ, यह अविश्वसनीय नहीं था कि मोल्टा साम्राज्य पूरे महाद्वीप को एकजुट कर सकता था। लेकिन एक ऐसा शक्तिशाली साम्राज्य, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इतने कम समय में क्यों पलट गया? कई ऐतिहासिक अफवाहें तो यहाँ तक हैं कि मोल्टा साम्राज्य लगभग रातों रात ढह गया था। आखिर हुआ क्या था? किस ताकत के कारण मोल्टा साम्राज्य रातों रात ढह गया? मेरे साथ आओ, राहत मूर्तियां उस जगह पर संग्रहित हैं जहां मैं रहता हूं। रोहन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, मानो मोल्टा साम्राज्य के पतन के बारे में अपने मन से संदेह और पहेलियों को दूर करना चाह रहा हो, और कीन के पीछे पीछे करीब से चला गया। कीन एक विशाल गुफा में रहता था। उसमें कृत्रिम खुदाई के निशान थे। बाहर का वातावरण शांत और शांत लग रहा था, आसपास कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कीन ने इस जगह को सिर्फ रोहन और कीन के लिए ही व्यवस्थित किया हो। एक सीट ले कृपया। रोहन के बैठ जाने के बाद कीन मुड़ा और गुफा के एक कमरे में दाखिल हुआ। उसे वापस आने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जब वह वापस आया तो उसके हाथों में 3 उभरी हुई मूर्तियां थीं। कीन ने उभरी हुई मूर्तियों को पत्थर की मेज पर रख दिया, जिससे रोहन को उनका निरीक्षण करने का अवसर मिला। निश्चित रूप से वे एक ही प्रकार की उभरी हुई मूर्तियां हैं। रोहन की आंखों में एक चमक सी दौड़ गई। उसने एक उभरी हुई मूर्ति उठाई और उसे हल्के से अपने हाथ से सहलाया। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और एक भ्रम ने उसे घेर लिया। तभी उसकी आंखों को उभरी हुई मूर्तियों पर कुछ अजीब सी मुद्राएं दिखाई देने लगीं। वे उन मुद्राओं से बिल्कुल अलग लग रही थी जिनका रोहन ने पहले अभ्यास किया था। इस बार वह ज्यादा देर तक भ्रम में नहीं रहा। रोहन की मौजूदा मानसिक शक्ति की मदद से वह किसी भी समय भ्रम से होश में आ सकता था। सौदे के हिस्से के रूप में ये राहत मूर्ति आपके लिए है। रोहन ने अपनी राहत मूर्ति भी कीन को सौंप दी। कीन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं, लेकिन मेज पर रखी उभरी हुई मूर्ति को उठाने के लिए वह उत्सुक नहीं था। इसके बजाय उसने रोहन को उत्सुकता भरी नजरों से देखा। रोहन, तुमने कहा था कि तुम मुझे एक जादूगर बना सकते हो। एक और उभरी हुई मूर्ति प्राप्त करने से कीन को एक बड़े क्षेत्र को पार करने की शक्ति मिल जाती और वह चौथे स्तर के मौलिक तलवारबाज के बराबर प्रतिस्पर्धा कर पाता। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती, लेकिन यह उसके जादूगर बनने के विचार से कम आकर्षक लग रहा था। जादूगर बनने की कुंजी मानसिक शक्ति और जादू मॉडल पर निर्भर करती है। आपके पास पहले से ही पर्याप्त मानसिक शक्ति है जादू मॉडल के लिए। रोहन कुछ देर के लिए चुप हो गया और आखिरकार उसने बुरेअत की मंत्र पुस्तिका से वलविन का मंत्र मॉडल निकाला। उसने बिना ज्यादा दिलचस्पी के कहा, ये रहा वलविन का मंत्र मॉडल। ये सिर्फ एक 0 स्तरीय मंत्र है। अगर तुम इस मंत्र मॉडल को जागरूकता में ढाल सको तो तुम एक मंत्र काजक बन सकते हो। मंत्र मॉडल। कीन की नजरें मेज पर रखे स्पेल मॉडल पर गड़ी थीं। यहां तक कि अत्यधिक उत्साह के कारण उसकी आवाज भी थोड़ी कांप रही थी। अध्याय 67, ब्लैक मून का साम्राज्य आए। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल। स्वूश, हवा के झोंके से एक बवंडर सा उमड़ पड़ा। उसमें धूल और बजरी फंस गई, जो लगातार सीटी बजा रही थी और घूम रही थी। बिग बॉस कीन खुशी से झूम उठा। यह उसका पहली बार जादू करने का मौका था। बवंडर जल्दी ही थम गया क्योंकि कीन उत्तेजना में इतना डूब गया था कि उसने अपनी मानसिक शक्ति को ध्यान से नियंत्रित नहीं किया। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह भविष्य में धीरे धीरे अभ्यास कर सकता था, जब तक कि उसकी चेतना में स्पेल मॉडल ध्वस्त न हो जाए। बुरा नहीं, आपको वलविन की मूल बातें समझ आ गई हैं। अब आप एक प्रवेश स्तर के जादूगर हैं। आपको बस अपनी मानसिक शक्ति को लगातार बढ़ाने और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए 0 स्तर के और मंत्रों का अभ्यास करने की जरूरत है। रोहन ने उदासीनता से कहा। उसने यहाँ एक दिन कीन को एक जादूगर के सामान्य ज्ञान और कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में समझाया था जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। फिर उसने कीन को उसकी जागरूकता में वलविन के जादू मॉडल को बनाने में सफलतापूर्वक मदद की। मेरे जाने का समय हो गया है। रोहन ये देखकर उठ खड़ा हुआ कि कीन ने वलविन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। उनके बीच सौदा पूरा हो गया था और दोनों पक्षों को बहुत फायदा हुआ था। कीन ने रोहन की ओर देखा और कुछ देर सोचने के बाद कहा, अगर तुम ब्लैक मून साम्राज्य जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ एक दल भेजूंगा।
हरिकेन की मौजूदगी के कारण रास्ते में तुम्हें किसी और डाकू का सामना नहीं करना पड़ेगा। रोहन ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि वे ओल्ड यादव के शूरवीर की ताकत से आम डाकुओं को जरूर मार सकते थे, लेकिन रास्ते में बड़ी संख्या में डाकुओं का सामना करना वैसे भी परेशानी भरा होगा। स्वाभाविक रूप से बेहतर होगा कि वे इस समस्या से पूरी तरह बच सकें। बाद में कीन द्वारा भेजे गए 20 शूरवीरों के दल ने हरिकेन के झंडे गर्व से हवा में लहराए तथा रोहन को घाटी से बाहर ले जाते हुए जोरदार विदाई ली। पिताजी, क्या रोहन खतरे में होगा? मैसी तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी। उसने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और धीमी आवाज में पूछा। ब्लैकवाटर सिटी में हुए अप्रत्याशित घटनाक्रम के बाद मैसी को सचमुच अपनी कमजोरी का एहसास हुआ, इसलिए वह अधीर हो गई और अपना सारा समय तलवारबाजी का अभ्यास करने में बिताने लगी। हालांकि वह जितनी ज्यादा उत्सुक थी, उसके शरीर में अग्नि तत्व उतने ही कम अवशोषित हो रहे थे। स्वाभाविक रूप से ओल्ड यादव मैसी की चिंता को समझते थे, लेकिन अभी वे मैसी को ठीक से सिखा नहीं पा रहे थे। वे ब्लैक मून साम्राज्य में बसने तक ही इंतजार कर सकते थे, तभी मैसी की साधना को सही दिशा दे सकते थे। यादव, क्या रोहन ठीक हो जाएगा? परमान ने भी थोड़ी चिंता के साथ पूछा। यादव के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया और उन्होंने शांति से जवाब दिया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर मलिन कल तक नहीं लौटा तो। उनके शब्द समाप्त होने से पहले ही निगरानी के प्रभारी शूरवीर ने आगे बढ़कर सूचना दी, लॉर्ड बैरन, युवा मास्टर रोहन वापस आ गए हैं। जब यादव ने उस दिशा में देखा तो मोहन धीरे धीरे गाड़ी रोक रहा था। हालांकि गाड़ी के पीछे 20 डाकू थे। रोहन गाड़ी से उतरा, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा जाने से पहले था। बूढ़ा विल्सन जल्दी से रोहन के पास आया और 20 डाकुओं को देखते हुए बुदबुदाया, रोहन, ये डाकू यहाँ क्या कर रहे हैं? रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि फुसफुसाकर कहा, पिताजी, मैं आपको इस बारे में विस्तृत विवरण दूंगा। बाद में रोहन ने कमांडर प्रैट को बुलाया। उसे और उसके 1 दर्जन शूरवीरों को गाड़ी को घेरने का आदेश दिया गया ताकि कोई भी बाधा डालने के लिए आगे न आ सके। गाड़ी के अंदर यादव के चेहरे पर चिंता और भी बढ़ गई। वह जानता था कि यह जरूर कोई बहुत जरूरी मामला होगा, क्योंकि रोहन इतनी सावधानी बरत रहा था। रोहन, असल में क्या हुआ? बूढ़े यादव, जो हमेशा शांत स्वभाव के थे, अंततः इस विषय में अनिश्चित हो गए। रोहन ने अपनी बाहों से 3 उभरी हुई मूर्तियां निकाली और उन्हें बूढ़े यादव के सामने रख दिया। फिर उसने कर्कश स्वर में पूछा, पिताजी, क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता कि ये डाकू इतने बलवान कैसे हो जाते हैं? उनकी शारीरिक विशेषताएं प्रथम श्रेणी के तात्विक तलवारबाजों से टक्कर लेती हैं, और डाकुओं का सरदार तो इतना शक्तिशाली भी है कि आपके बराबर खड़ा हो सकता है। बूढ़ा यादव इस बात को लेकर काफी देर तक उलझन में रहा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि असली वजह क्या है। रोहन के जिक्र के बाद उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, जब उसकी नजर सामने खड़ी 3 उभरी हुई मूर्तियों पर पड़ी। क्या यह इन उभरी हुई मूर्तियों के कारण है? बूढ़े यादव ने उलझन में पूछा। उसने उभरी हुई मूर्तियां उठाईं, उन्हें पलटा और कुछ देर तक देखा, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिला। पिताजी, एक सामान्य व्यक्ति इन उभरी हुई मूर्तियों के रहस्यों को नहीं खोज सकता। केवल प्रबल जन्मजात मानसिक शक्ति वाले लोग ही इस रहस्य को समझ सकते हैं। इन उभरी हुई मूर्तियों के प्रत्येक टुकड़े में विचित्र मुद्राओं का एक समूह है। इन मुद्राओं का लगातार अभ्यास करने से व्यक्ति की शारीरिक क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि वह तात्विक तलवारबाजों को भी टक्कर दे सकेगा। जैसे ही रोहन की आवाज धीमी हुई, बूढ़े यादव का चेहरा बदल गया। अब उसे एहसास हुआ कि उसके सामने रखी ये छोटी छोटी उभरी हुई मूर्तियां कितना बड़ा प्रभाव डालती हैं। यदि उभरी हुई मूर्ति के एक टुकड़े से प्रथम स्तरीय मौलिक तलवारबाज बनने की संभावना का पता चलता है, तो 2 टुकड़े, 3 टुकड़े या इससे भी अधिक शुद्ध शारीरिक शक्ति के साथ मिलकर किसी को उन शक्तिशाली मौलिक तलवारबाजों के साथ पूरी तरह से तुलनीय बना सकते हैं। इन उभरी हुई मूर्तियों का मूल्य अमूल्य था। अगर यह खबर लीक हो जाती तो तुरंत हंगामा मच सकता था। बूढ़ा यादव एक कुशल सैनिक था। स्वाभाविक रूप से उसे इन उभरी हुई मूर्तियों के सैन्य मूल्य का एहसास था। ये उभरी हुई मूर्तियां उन डाकुओं की हैं। बूढ़ा यादव अपनी जिज्ञासा का विरोध नहीं कर सका। रोहन ने जवाब में सिर हिलाया। हाँ, मैं डाकुओं से इन उभरी हुई मूर्तियों के बदले एक जादू का मॉडल ले रहा हूँ। यह एक उचित सौदा था। बाहर जो लोग हैं, वे डाकू हैं जिन्हें उनके नेता ने रास्ते में मिलने वाले छोटे डाकुओं से निपटने का निर्देश दिया है। वे हमें ब्लैक मून साम्राज्य तक एक सुगम और सुखद यात्रा की गारंटी दे सकते हैं। बूढ़ा यादव कुछ नहीं बोला, बस वहीं बैठा रहा मानो किसी मदहोशी में डूबा हो। हालांकि उसने जिंदगी में कई अनोखी चीजें देखी थीं, लेकिन दुनिया में ऐसी जादुई चीज के बारे में उसने पहली बार सुना था। तत्व आधारित तलवारबाज किसी भी राज्य की नींव होते थे। वे स्तंभ शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। हालांकि एक तत्व आधारित तलवारबाज को विकसित करना आसान नहीं था। जन्मजात प्रतिभाएं ही मौलिक थीं। तत्वों के प्रति लगाव के बिना कोई भी तत्व आधारित तलवारबाज नहीं बन सकता। हालांकि इस रहस्यमयी उभरी हुई मूर्ति की मुद्राओं के लिए किसी तात्विक लगाव की आवश्यकता नहीं थी। डाकुओं के बिग बॉस कीन जैसे कोई भी सामान्य व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता था। थोड़े ही समय में वह 500 डाकुओं को प्रशिक्षित करने में सफल रहा, जो ताकत में प्रथम स्तरीय तात्विक तलवारबाजों के समान ही शक्तिशाली थे। उसके आदमियों ने इस क्षेत्र के सभी डाकुओं का सफाया कर दिया और अंततः एक जबरदस्त ताकत बन गए। ये सब रहस्यमयी उभरी हुई मूर्तियों के कारण संभव हुआ है।
यदि ऐसी शक्तिशाली उभरी हुई मूर्तियां आगे बढ़ा दी गईं, तो वे मौलिक तलवारबाज सेना की रीढ़ नहीं रह जाएंगे और पूरे महाद्वीप में बड़े पैमाने पर परिवर्तन आ सकता है। ये उभरी हुई मूर्तियां एक भयावह बदलाव ला सकती थीं। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि रोहन बहुत ज्यादा सतर्क थे। रोहन, ये उभरी हुई मूर्तियां हमेशा अपने साथ रखना। इन्हें कभी किसी और को मत देना और इसके बारे में फिर कभी जिक्र मत करना। बूढ़े यादव ने अंततः बहुत देर के बाद बात की। रोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने सिर हिलाया। पिताजी, निश्चिंत रहें, मैं इन उभरी हुई मूर्तियों के महत्व से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। इसलिए मैं ये सभी उभरी हुई मूर्तियां, कुल मिलाकर 4 मुद्राएं, आपको सौंप रहा हूँ, पिताजी। ब्लैक मून साम्राज्य में बसने के बाद आप चुन सकते हैं कि आप इन 4 मुद्राओं को किसे देना चाहते हैं। रोहन को बड़ी उम्मीदें थीं। जब ओल्ड यादव अपनी जन्मजात प्रतिभा के साथ इन 4 आसनों में निपुण हो जाएगा, तो उसकी ताकत अविश्वसनीय रूप से मजबूत स्तर तक बढ़ जाएगी। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि जब रोहन के परिवार छोड़ने का समय आएगा, तो यादव परिवार का पतन न हो। अध्याय 68, ब्लैक मून का साम्राज्य 2। अनुवादक, सुपर टॉप नॉवेल। ब्लैक मून साम्राज्य में स्थित रेवंस कैसल एक विशाल सैन्य किला था। यहाँ पहले आबादी कम थी, लेकिन हाल ही में रेवंस कैसल में बहुत से लोग आने लगे हैं। ये वो लोग थे जो प्रकाश के साम्राज्य से भाग निकले थे। कुछ शरणार्थी थे, कुछ व्यापारी थे, कुछ छोटे मोटे कुलीन लोग थे। ये सभी रेवंस कैसल में घुसना चाहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रेवंस कैसल ही ब्लैक मून साम्राज्य तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था। अन्यथा उन्हें हजारों मील लंबे वीरान पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ता। वीरान पहाड़ अपने साथ हर तरह के खतरे समेटे हुए थे। ब्लैक मून साम्राज्य में जाने के लिए लगभग कोई भी इन बंजर पहाड़ों को पार नहीं कर पाया था। इसलिए वीरान पहाड़ ब्लैक मून साम्राज्य और प्रकाश साम्राज्य के बीच एक प्राकृतिक अवरोध बन गए। हालांकि रेवंस कैसल से होकर ब्लैक मून साम्राज्य में प्रवेश करना भी आसान नहीं था। हर किसी को अंदर जाने से पहले आवश्यक राशि के सोने के सिक्के देने पड़ते थे। दूसरी ओर, जो लोग जर्जर कपड़े पहने होते थे और जिनके पास पर्याप्त सोने के सिक्के नहीं होते थे, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता था और बाहर ही रोक दिया जाता था। ये शरणार्थी या तो प्रकाश के राज्य में लौट गए या उस दिन का अंतहीन इंतजार करते रहे जब रेवंस कैसल सभी के लिए मुफ्त प्रवेश की अनुमति देगा, जब तक कि अंततः वे रेवंस कैसल के सामने मर नहीं गए। अरे देखो, वहां शूरवीरों की एक टुकड़ी है जिसके पास ढेरों घोड़ागाड़ियां हैं। हे, यहाँ तो भारी भरकम बख्तरबंद शूरवीर भी हैं। लगता है किसी अमीर घराने से हैं। हम बाद में उन्हें जरूर कोई बड़ा सौदा देकर लूट सकते हैं। रेवंस कैसल के कुछ पहरेदारों ने दूर से एक विशाल बेड़ा देखा जो चमकीले कवच पहने हुए था और उसके साथ कई गाड़ियां भी थीं। अपने अनुभव से उन्हें पता था कि रेवंस कैसल से गुजरने के लिए वे इस दूसरे अमीर परिवार को लूट सकते हैं। दल स्थिर गति से रेवंस कैसल की ओर बढ़ रहा था। दल का नेतृत्व एक हट्टा कट्टा अधेड़ उम्र का आदमी कर रहा था, जिसने रेवंस कैसल को देखकर भौहें चढ़ाईं और दल को रुकने का इशारा किया। पिताजी, आप रुक क्यों गए? रोहन गाड़ी से कूद गया और यादव की तरफ चला गया। जिस टुकड़ी पर पहरेदारों की नजर थी, वह दरअसल यादव की लगभग 2000 लोगों की टुकड़ी थी। 3-4 दिन की लंबी यात्रा के बाद वे आखिरकार ब्लैक मून साम्राज्य की सीमा पर पहुंच गए। रोहन को ले जाने वाले डाकू जा चुके थे। उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ब्लैक मून साम्राज्य में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता रेवंस कैसल से होकर ही था। रोहन ने पास ही एक किला देखा और अंदाजा लगाया कि यही रेवंस कैसल होगा जिसका जिक्र डाकुओं ने किया था। अगर वे रेवंस कैसल से गुजर गए, तो वे सुरक्षित रहेंगे और अब उन्हें चर्च ऑफ लाइट से पीछा किए जाने की चिंता नहीं रहेगी। बूढ़े यादव ने रेवंस कैसल की ओर इशारा करते हुए गहरी आवाज में कहा, रोहन, रेवंस कैसल में घुसने के लिए हमें अपने कवच और हथियार उतारने होंगे। हमारी सेना बड़ी है और बिना हथियारों और कवच के हमारी युद्ध शक्ति बहुत कम हो जाएगी। अगर कोई अनहोनी हो गई तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। रोहन ने यादव की उंगली की दिशा की ओर देखा और पाया कि वास्तव में कई शूरवीर रेवंस कैसल में प्रवेश करने से पहले अपने कवच और हथियार उतार रहे थे। ये समझना मुश्किल नहीं था। ब्लैक मून साम्राज्य कभी भी बड़ी संख्या में हथियारबंद लोगों को रेवंस कैसल से गुजरने की इजाजत नहीं देता था। अगर ये लोग चर्च की तरफ से भेजे गए होते, तो वे खुद पर मुसीबतें लाद रहे होते। पिताजी, हम अपनी विशाल सेना के साथ कवच और हथियार तो नहीं ला सकते। हमारे पास पहले उन्हें उतारने के अलावा और कोई चारा नहीं है और फिर रेवंस कैसल में घुसकर कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। रोहन ने एक पल सोचा, लेकिन कोई बेहतर उपाय नहीं सूझा। उन्हें बेहतरी के लिए धैर्य रखना पड़ा। ठीक है, रोहन, परमान, हम तीनों पहले आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए बुले यादव ने प्रेट से सेना की देखभाल करने का आग्रह किया। बैरन, परमान और रोहन के साथ तीनों का समूह स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए रेवंस कैसल की ओर चल पड़ा। महल के पहरेदारों ने, जो काफी समय से रोहन और अन्य लोगों को देख रहे थे, उन्हें तुरंत एक तरफ कर दिया। फिर ठंडे स्वर में घोषणा की, घोड़े को छोड़ दो, अपने कवच और हथियार उतार दो और फिर प्रवेश शुल्क के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के लिए 10 सोने के सिक्के दो। बूढ़े यादव और बैरन परमान के चेहरे पर एक साथ उदासी छा गई। कवच और हथियार उतारना नामुमकिन नहीं था। अगर लगभग 2000 लोगों की पूरी टुकड़ी को कुल मिलाकर 20,000 स्वर्ण मुद्राओं की फीस भी देनी पड़ती, तो भी धनी यादव परिवार और परमान परिवार के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। लेकिन घोड़ों को पीछे छोड़ना, ये तो उनकी हद हो गई। घोड़ों के बिना वे अपनी गाड़ियां कैसे चलाएंगे? क्या उन्हें महिलाओं को पैदल चलने देना चाहिए था?
इसके अलावा घोड़ों के बिना 2000 लोगों की यह विशाल टुकड़ी अत्यंत धीमी गति से आगे बढ़ेगी तथा मार्ग में उत्पन्न होने वाली समस्याओं और मुश्किल परिस्थितियों का तो जिक्र ही नहीं किया जा सकता। इस विचार से रोहन को निराशा हुई। घोड़े भी, लेकिन जो शूरवीर पहले वहां से गुजरा था उसने अपना घोड़ा पीछे क्यों नहीं छोड़ा? बैरन परमान ने अपने उबलते गुस्से को दबाने की कोशिश की और कर्कश आवाज में पूछा। उन पहरेदारों ने बैरन परमान की तरफ तिरछी नजर डाली और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वह अकेला था। और हाँ, वह एक मौलिक तलवारबाज है, इसलिए उसे घोड़ा रखने की इजाजत है। आपका मतलब है एलिमेंटल तलवारबाज अपना घोड़ा रख सकते हैं? एक पहरेदार ने अपना ध्यान रोहन की ओर मोड़ा और सिर हिलाया। ये सही है, एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन न सिर्फ अपना घोड़ा रख सकते हैं बल्कि अपने कवच और हथियारों के साथ रेवंस कैसल में भी घुस सकते हैं। रोहन और बूढ़े यादव ने एक दूसरे को देखा और हल्के से सिर हिलाया। शायद ब्लैकमून साम्राज्य प्रकाश साम्राज्य से मौलिक तलवारबाजों के आगमन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार ब्लैकमून साम्राज्य और प्रकाश साम्राज्य के बीच अभी भी दुश्मनी थी। अगर वे और ज्यादा मौलिक तलवारबाजों को, जो विपक्ष की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति थे, आकर्षित कर पाते तो इससे प्रकाश साम्राज्य को जरूर झटका लगता। एकमात्र बात यह थी कि भले ही बूढ़े यादव और अन्य लोगों को प्रवेश की अनुमति दे दी गई हो, लेकिन 2000 लोगों में से हर व्यक्ति एलिमेंटल स्पोर्ट्समैन नहीं था। हम कवच और हथियार तो छोड़ सकते हैं, सोने के सिक्के भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या हम घोड़े रख पाएंगे? आखिरकार हमारे पास एक विशाल सेना है। घोड़ों के बिना अगर हम रेवेंस कैसल से गुजर भी गए तो भी हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। रोहन ने रेवेंस कैसल के पहरेदारों से शांति से कहा। पहरेदारों ने दूर रुके विशाल बेड़े को देखा और उनके मुंह के कोने मुस्कुरा उठे। उन्होंने अपनी आवाज भी दबा ली। दरअसल आप अपने घोड़े रख सकते हैं, हालांकि प्रति घोड़ा 60 स्वर्ण मुद्राएं देकर। आप प्रति व्यक्ति 60 स्वर्ण मुद्राएं देकर अपने घोड़े साथ ला सकते हैं। क्या 60 सोने के सिक्के? बूढ़े यादव के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। इसके साथ ही उनके शरीर के चारों ओर एक भव्य आभा और लपटें उभर आईं। अगर उन्हें प्रति व्यक्ति 60 स्वर्ण मुद्राओं की भारी भरकम रकम चुकानी पड़ती तो लगभग 2000 लोगों की सेना के लिए कुल 1,20,000 स्वर्ण मुद्राएं चुकानी पड़ती। हालांकि परमान परिवार और यादव परिवार धनी थे, फिर भी 1,20,000 स्वर्ण मुद्राएं एक बहुत बड़ी राशि थी जो उनकी पारिवारिक संपत्ति से कहीं ज्यादा थी। तुम क्या कर रहे हो? किले पर हमला करना चाहते हो? बूढ़े यादव का स्वाभाविक हट्टा कट्टा शरीर पहले से ही डराने वाला था। जैसे ही उसने अपनी प्रभावशाली आभा बिखेरी, रेवेंस कैसल के पहरेदार तुरंत घबरा गए। इसलिए कुछ ही सेकंड में रेवेंस कैसल के ऊपर पहरेदारों की एक टुकड़ी प्रकट हुई जो पूरे किले को घेरे हुए थी। उनके हाथों में भारी क्रॉसबो थे और वे बूढ़े यादव, रोहन और बाकी लोगों पर सटीक निशाना साध रहे थे। पल भर में ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। रोहन ने किले के पहरेदारों की ओर देखा और उसके चेहरे पर थोड़ी सी बेबसी झलक रही थी। एक सैन्य किला अपने आप में एक भयानक युद्ध मशीन होता है। हालांकि बूढ़े यादव ने एक बार कहा था कि शक्तिशाली जादूगर अकेले ही एक सैन्य किले को नष्ट कर सकता है, रोहन के पास अभी तक ऐसी क्षमता नहीं थी। अगर इतने सारे तीर आसमान में उड़ते तो वह भी उसे संभाल नहीं पाता। अध्याय 69 ब्लैकमून 3 का साम्राज्य। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल। रेवेंस कैसल के सामने पहरेदारों ने रोहन यादव और बाकी लोगों को वहां निश्चल खड़े देखकर उपहास किया। ये रेवेंस कैसल है, ब्लैकमून का साम्राज्य। कल तो कुछ लोग शाही राजकुमार और राजकुमारी होने का दावा करते हुए भी आए थे। हाँ, आखिरकार उन्होंने आज्ञाकारी होकर हमें यहाँ से गुजरने के लिए सोने के सिक्के दिए। या तो घोड़ा छोड़ दो या सोने के सिक्के दे दो, और कोई चारा नहीं है। बूढ़ा यादव और बैरन परमान गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्होंने इन पहरेदारों को घूरा, लेकिन फिर भी वे इतने समझदार थे कि लड़ाई शुरू नहीं की। ऐसे सैन्य किले के सामने 1000 शूरवीरों की तो बात ही छोड़ी, हजारों सुसज्जित प्रशिक्षित शूरवीरों के लिए भी इस भारी सुरक्षा वाले सैन्य किले को गिराना मुश्किल था। रोहन के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उसने बूढ़े यशपाल यादव से फुसफुसाते हुए कहा, पिताजी आइए अधिक व्यापक चर्चा के लिए सेना के पास वापस चलें। इसलिए बूढ़े यशपाल यादव और अन्य लोग सेना में वापस लौट आए। रोहन ने आगे बढ़कर कहा, हम घोड़े कभी नहीं सौंपेंगे। ऐसा लगता है कि राजकुमारी चारिस और उसके सैनिकों ने भी पहरेदारों को जरूरी सोने के सिक्के दे दिए हैं ताकि वे अपने घोड़ों को रेवेंस कैसल से होकर ले जा सकें। अगर कोई और रास्ता नहीं है तो हमारे पास 120,000 सोने के सिक्के इकट्ठा करने के लिए कड़ी मेहनत करने के अलावा कोई चारा नहीं है। थोड़ी देर बाद बूढ़े यशपाल यादव ने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने अपने इलाके से इकट्ठा किया गया लगभग सारा कर भारी कवचधारी शूरवीरों की सेना पर खर्च कर दिया है। अभी यादव परिवार ज्यादा से ज्यादा 40,000 स्वर्ण मुद्राएं ही दे सकता है। रोहन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। यादव परिवार की पूरी आय केवल उस क्षेत्र पर लगने वाले करों से ही चलती थी, और लगभग आधे करों का इस्तेमाल बूढ़े यशपाल यादव ने भारी कवचधारी शूरवीरों की टुकड़ी को प्रशिक्षित करने में किया था। इसलिए कई सालों बाद यादव परिवार की संपत्ति बहुत कम बची थी। बैरन परमान, आप कितना योगदान दे सकते हैं? रोहन ने बैरन परमान की ओर देखा, जो बाद में मुस्कुराए। मैं थोड़ा और योगदान दे सकता हूं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 60,000 स्वर्ण मुद्राएं। यह 120,000 स्वर्ण मुद्राओं से अभी भी बहुत दूर है। 20,000 स्वर्ण सिक्कों का अंतर वास्तव में कोई छोटी राशि नहीं थी। काय करते? रोहन सचमुच पागल हो गया था।
20,000 सोने के सिक्के कोई छोटी रकम नहीं थे। इसके अलावा अगर वे जरूरी रकम इकट्ठा भी कर लेते तो ब्लैक मून साम्राज्य में पहुंचने के बाद लगभग 2,000 लोगों का रोजमर्रा का गुजारा कैसे चलता। दूसरी ओर घोड़े सौंपने पर उन्हें केवल 20,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ती। हालांकि घोड़ों के बिना विशाल सेना की यात्रा की गति अकल्पनीय रूप से धीमी होती और संभवतः बाद में कई अन्य दुर्घटनाओं का कारण बन सकती थी। रेवेंस कैसल में जबरदस्ती घुसना तो और भी बेतुका विचार था। हजारों कुलीन शूरवीर भी रेवेंस कैसल जैसे भयानक सैन्य किले को भेदने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे। 1,000 शूरवीरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। यदि वास्तव में कोई और रास्ता नहीं है तो मुझे उसी रास्ते से वापस लौटना होगा जिस रास्ते से हम आए थे, और अंततः एक अन्य स्पेल मॉडल का उपयोग करके किंग के साथ कुछ सोने के सिक्कों का आदान प्रदान करना होगा। रोहन खुद को बेहद असहाय महसूस कर रहा था। इस दुनिया में आने के बाद से उसे पैसों की कभी चिंता नहीं हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस हद तक गिर जाएगा कि उसे कुछ सोने के सिक्कों के बदले डाकुओं से एक जादू का मॉडल बदलना पड़ेगा। चिंता मत करो, तुम लोग कुछ दिन यहीं रुको, मैं डाकुओं के पास वापस जाता हूँ। रोहन ने अपनी बात पूरी करने से पहले ही अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। उसने देखा कि रेवेंस कैसल के बाहर बड़ी संख्या में शूरवीर आ रहे हैं। लगभग 1,000 शूरवीर सुसज्जित धीरे धीरे रेवेंस कैसल की ओर बढ़ रहे थे। इन शूरवीरों को देखकर रेवेंस कैसल के पहरेदार जल्दी से आगे बढ़कर उनका आदरपूर्वक अभिवादन करने लगे। प्रिय महाराज, लेडी काउंटेस ने अभी अभी आपके बारे में पूछने के लिए किसी को भेजा है। लगता है कि बहुत जरूरी काम है, इसलिए आपको जल्दी वापस लौटना होगा। ठीक है। सेना का नेतृत्व एक काउंट कर रहा था, जो रेवेंस कैसल का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति लग रहा था। काउंट के साथ अत्यंत सम्मान से पेश आने वाले इन पहरेदारों ने तुरंत किले के द्वार खोल दिए। शायद कोई रास्ता हो। रोहन की आंखें चमक उठी जब उसने बूढ़े यशपाल यादव और बैरन परमान से कहा, 1 मिनट यहीं रुको, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। उम्मीद है कि हमारी बाधा का कोई हल लेकर आऊंगा। ऐसा कहने के बाद रोहन सीधे बड़ी संख्या में शूरवीरों की ओर चला गया। माननीय काउंट, मेरे प्रभु। चमकदार कवच पहने एक हटे कट्टे काउंट ने अनजानी आवाज सुनकर अपना सिर घुमाया। फिर भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम कौन हो? वह रोहन था। उसने निडरता से अपना सिर उस काउंट की ओर उठाया जिसने अभी अभी बात की थी। माननीय काउंट, मैं रोहन यादव हूँ, जो अभी अभी अपने परिवार के साथ प्रकाश के साम्राज्य से भागकर आया हूँ। हालांकि रेवेंस कैसल में हमें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अगर मेरे स्वामी इतने उदार होकर हमारी मदद करेंगे तो बदले में मेरे स्वामी मुझे अपना मित्र बना लेंगे। एक गिरे हुए रईस के साथ दोस्ती जो भाग रहा है। काउंट ने तुरंत हंसते हुए बूढ़े यशपाल यादव और दूर खड़े दूसरे लोगों को देखा। रोहन जैसे छोटे मोटे रईस जो प्रकाश के साम्राज्य से भागने की कोशिश करते थे, हाल ही में इतने आम हो गए थे कि वह उनसे अभ्यस्त हो गया था। हाँ, ये सही है। एक जादूगर के साथ दोस्ती। रोहन ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और थोड़ा झुका, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी उसका सामान्य संयमित, शांत भाव था। जादूगर। काउंट के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। फिर वह भाव किसी अजीब और समझ से परे भाव में बदल गया, मानो वह अविश्वास और बेतुकेपन से भरी कोई भावना हो। क्लिक। रोहन मंद मंद मुस्कुराया, फिर अपनी उंगली बढ़ाकर काउंट के हाथ की ओर इशारा किया। काउंट के हाथ में मौजूद बड़ी तलवार पलक झपकते ही बर्फ के क्रिस्टल की एक मोटी परत से जम गई। काउंट के आसपास के शूरवीर घबरा गए। कई शूरवीरों के चारों ओर एक मिट्टी पीले रंग की रोशनी भी चमक उठी। ये पृथ्वी तत्वों की रोशनी थी। मजबूत आभा ने स्पष्ट रूप से बताया कि वे पृथ्वी तलवारबाज थे जो तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंच गए थे। आराम करो, कमांडर लकी। यह एक सम्मानित जादूगर है। लॉर्ड काउंट को अपने विचार याद आए और उन्होंने अपने शूरवीरों को रुकने का आदेश दिया। फिर उन्होंने चेहरे पर मुस्कान लिए रोहन की ओर देखा और जोर से घोषणा की, प्रिय जादूगर, ब्लैक मून साम्राज्य के रेवेंस कैसल में आपका स्वागत है। अप्रत्याशित रूप से प्रकाश साम्राज्य जैसे बर्बर साम्राज्य में एक जादूगर भी मौजूद है जो सच्चे ज्ञान की खोज में लगा है। कुछ देर रुकने के बाद काउंट ने दूर खड़े बूढ़े यशपाल यादव की ओर मुड़कर देखा और किसी तरह अंदाजा लगा लिया कि क्या हो रहा है। जादूगर रोहन, मैं शर्मा आपको और आपके परिवार को अपने घर में मेहमान बनने के लिए आमंत्रित करता हूँ। महाराज, मैं निमंत्रण के लिए आभारी हूँ। रोहन को आखिरकार थोड़ी राहत मिली। ब्लैक मून राज्य में आने से पहले वह जानता था कि यह जादूगरों की पवित्र भूमि है। ब्लैक मून राज्य के पूर्वी क्षेत्र में असंख्य जादूगर रहते थे। केवल इसी भूमि पर जहां लोग जादूगरों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता रखते थे, वे ही अत्यंत शक्तिशाली जादूगरों को जन्म दे सकते थे। काउंट शर्मा के रवैये को देखते हुए रोहन ने मोटे तौर पर अंदाजा लगाया कि ब्लैक मून साम्राज्य में जादूगरों का वाकई बहुत सम्मान था। उन्हें हर तरह के विशेषाधिकार प्राप्त थे, यहाँ तक कि एक तरह से उनकी पहचान भी किसी कुलीन पदवी के बराबर थी। काउंट शर्मा की स्वीकृति के साथ रेवेंस कैसल के पहरेदारों ने स्वाभाविक रूप से रोहन और अन्य लोगों को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए ओल यादव और अन्य लोगों ने अपने अधिकांश हथियार और कवच उतार दिए और शर्मा के शूरवीरों के पीछे पीछे चल पड़े और अंततः रेवेंस कैसल से सफलतापूर्वक गुजर गए। अध्याय 70 योजनाएं आई। अनुवादक सुपर टॉप नॉवेल। रोहन और बाकी सैनिक काउंट शर्मा के शूरवीरों का पीछा करते हुए रेवेंस कैसल से होते हुए एक छोटे से कस्बे में पहुंचे जहां सिर्फ सैनिक रहते थे। ये जगह, जो खास तौर पर रेवेंस कैसल के लिए आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई थी, हर जगह युद्ध सामग्री बिखरी पड़ी थी।
पौराणिक विधर्मी साम्राज्य बर्बर, दुष्ट और भयानक ब्लैक मून साम्राज्य अब रोहन और अन्य लोगों के सामने था। बूढ़ा यशपाल यादव, जो चुप था, गंभीर लग रहा था, लेकिन रोहन ने उसकी निगाहों से देखा कि उसके हृदय में भावनाओं का जटिल उभार उमड़ रहा होगा। आखिरकार, ओल्ड यादव ने एक बार बेहद कठिन और क्रूर स्लॉटरहाउस युद्ध में हिस्सा लिया था और ब्लैक मून साम्राज्य के विधर्मियों के खिलाफ कई सालों तक लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अब वह विधर्मियों की धरती की यात्रा पर निकल पड़ा था। उसके लिए अनिश्चितता और हृदय में बदलाव की भावनाएं महसूस करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। ओल्ड यादव के अलावा मैसी, बड़ी छाती वाली मैडम और रिया जैसे बाकी लोग भी उत्सुक थे और उन्हें सब कुछ रोमांचक और दिलचस्प लग रहा था। उन्होंने नए माहौल को उत्सुकता से देखने के लिए अपने पर्दे गिरा दिए। काउंट शर्मा के शूरवीर छोटे से कस्बे में लौटकर धीरे धीरे वहां से जाने लगे। आखिरकार जब वे एक सफेद महल में पहुंचे तो काउंट के साथ सिर्फ 100 पहरेदार बचे थे। कमांडर लकी, कृपया जादूगर मलिन के परिवार को बसने में मदद करें। काउंट शर्मा ने मुस्कुराते हुए रोहन की तरफ हल्के से सिर हिलाया। जादूगर रोहन, सामने मेरा किला है, कृपया अंदर आइए। बूढ़े यशपाल यादव ने अचानक गहरी आवाज में कहा, रोहन, क्या तुम सुरक्षित रहोगे? पिताजी, हम ब्लैक मून राज्य में हैं, जो जादूगरों की पवित्र भूमि है। चिंता मत कीजिए, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। आप सब आराम करें और मेरे लौटने पर हम अगले कदम की योजना बनाना शुरू करेंगे। रोहन ने ओल्ड यादव को आश्वस्त करने के बाद काउंट शर्मा का महल में पीछा किया। काउंट शर्मा के महल में कई शूरवीर थे, जिससे माहौल तनावपूर्ण और जानलेवा हो गया था। रोहन ने अपनी मानसिक शक्ति से आसपास का पता लगाया और देखा कि वहां और भी शक्तिशाली शूरवीर थे जो अंधेरे में उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। हालांकि रोहन को जो बात उलझन में डाल रही थी वह ये थी कि उसे आसपास किसी और जादूगर की मानसिक शक्ति का आभास नहीं हो रहा था। बूढ़े यशपाल यादव ने एक बार बताया था कि ब्लैक मून साम्राज्य के कुछ सैन्य किलों में जादूगर नियमित रूप से तैनात रहते हैं, लेकिन शर्मा न के महल में घुसने के बाद से रोहन को कोई जादूगर नहीं मिला। वह काउंट शर्मा के पीछे पीछे भव्य हॉल में गया और जल्द ही चिमनी की गर्मी ने पूरे हॉल को भर दिया। काउंट शर्मा ने अपना भारी कवच उतार दिया और आराम से लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने रोहन की ओर हाथ हिलाया और कहा, मेरे मेहमान बनिए, जादूगर रोहन, कृपया बैठिए। जैसे ही रोहन बैठा, महल की नौकरानियां छोटे छोटे कपों में गाढ़ा सूप ले आईं। कुछ काले पत्ते और मछली के शल्क जैसे अजीब सी चीजों के टुकड़े सतह पर तैर रहे थे। जल्द ही गर्म हवा में मछलियों की खुशबू फैल गई। काउंट शर्मा ने कप उठाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जादूगर रोहन, रेवेंस कैसल की खासियत आइसफिश सूप, चख कर देखो। काउंट शर्मा ने अपना सिर पीछे झुकाया और सूप को एक ही घूंट में गटक लिया। उसने राहत की सांस ली, हालांकि उसके चेहरे पर एक अतृप्त खुशी साफ झलक रही थी। रोहन को ऐसे अजीब दिखने वाले सूप में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब उसने काउंट शर्मा को उसमें डूबा हुआ देखा तो वह उत्सुक हो गया। इसलिए उसकी उत्सुकता ने उसे कप उठाकर चुस्की लेने पर मजबूर कर दिया। आइसफिश सूप का पहला स्वाद थोड़ा खट्टा था, लेकिन बाद में जीभ की नोक पर एक अप्रत्याशित मिठास का एहसास हुआ। जैसे ही फिश सूप गले से नीचे उतरा, एक गर्माहट का एहसास तेजी से उठा और पूरे शरीर में फैल गया। इसका स्वाद इतना अच्छा था कि कोई भी खुद को सहज महसूस किए बिना नहीं रह सका। रोहन ने आंखें बंद करके कप में सूप खत्म कर दिया। अंत में उसने अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा, बिल्कुल भी बुरा नहीं, यह आइसफिश सूप वाकई लाजवाब है। स्वाभाविक रूप से विदेशी देश के भोजन में भारी अंतर था। काउंट शर्मा को आइसफिश सूप पीने के बाद अपने शरीर में गर्मी महसूस हुई। फिर उन्होंने सहजता से पूछा, जादूगर रोहन, मैं बस अंदाजा लगा सकता हूं कि रेवेंस कैसल तक का आपका सफर कितना मुश्किल रहा होगा। भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? मेरी योजना, रोहन ने जवाब देने से पहले एक क्षण सोचा। मुख्य प्राथमिकता किसी अन्य चीज पर विचार करने से पहले घर बसाना है। किसी विदेशी देश में बस जाना और वहां के वातावरण से परिचित होना स्वाभाविक था। काउंट शर्मा की आंखों में एक चमक सी चमक उठी। उसने अचानक अपनी आवाज धीमी की और पूछा, जादूगर रोहन, तुम्हें एक आजाद जादूगर होना चाहिए। तुम मेरे साथ रेवेंस कैसल में क्यों नहीं आ जाते और यहीं डेरा क्यों नहीं डाल लेते? तुम्हारे परिवार में भी कुछ शक्तिशाली एलिमेंटल स्वॉर्ड्समैन होंगे जो रेवेंस कैसल में भी शामिल हो सकते हैं। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारा परिवार रेवेंस कैसल में जरूर एक आरामदायक जीवन जिएगा। सेना में भर्ती हो। मेरे प्यारे काउंट शर्मा, मुझे बहुत दुख है। फिलहाल हम सिर्फ ब्लैक मून साम्राज्य में बसना चाहते हैं। इसके अलावा हमने हाल ही में प्रकाश साम्राज्य में कुछ कठिन लड़ाइयां देखी हैं, इसलिए मैं और मेरा परिवार इस समय सेना में भर्ती नहीं होना चाहते। लगभग तुरंत ही और बिना पूरी तरह विचार किए रोहन ने काउंट शर्मा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अपनी पूर्व पहचान के कारण ओल्ड यादव ब्लैक मून साम्राज्य की सेना में शामिल होने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता। इसके अलावा रोहन ब्लैक मून साम्राज्य में एक जादूगर के रूप में अपनी सेना का विस्तार करने की सोच रहा था, इसलिए यह असंभव था कि वह खुद को सेना में शामिल कर ले। इसके अलावा प्रकाश के साम्राज्य में मौजूदा अस्थिर स्थिति का मतलब था कि युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो शायद रेवेंस कैसल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और अराजकता का सीधा सामना करना पड़ेगा। इन कारणों से और ऐसे समय में मलिन ब्लैक मून साम्राज्य की सेना रेवेंस कैसल में शामिल नहीं होगा। कि एक शर्म की बात है। काउंट शर्मा ने कंधे उचका दिए। उसका स्वर पछतावे से भरा था। महाराज, लेडी काउंटेस एक जरूरी मामले के संबंध में आपसे तुरंत मिलना चाहती हैं।
भूरे रंग के कपड़े पहने एक नौकरानी जल्दी से हॉल में आए और काउंट शर्मा से फुसफुसाकर बोली। क्या हुआ? काउंट शरण ने भौहें चढ़ाईं और उलझन भरे चेहरे के साथ ऊपर की ओर देखा। फिर वह खड़ा हुआ और रोहन की आंखों में देखा। जादूगर रोहन, कृपया थोड़ी देर बैठिए, मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ। तुरंत ही काउंट शर्मा दूसरी मंजिल पर चले गए। दूसरी मंजिल पर स्थित एक कमरे में एक सुंदर महिला कमरे में उत्सुकता से चहलकदमी कर रही थी और बीच बीच में दरवाजे से बाहर देख रही थी। मैडम, क्या बात है? इतनी जल्दी क्यों है? काउंट शर्मा ने अधीरता से दरवाजा खोला और देखा कि उसकी काउंटेस घर में इधर उधर बेचैनी से घूम रही है। काउंटेस एक पल के लिए तो हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार उन्होंने मेज से एक चिट्ठी निकाली और काउंट को थमा दी। यह मेरे भाई सेलिन का पत्र है, इसे खुद देख लीजिए। काउंट सेलिन, उसे क्या हुआ? काउंट ने पत्र को संदेह से लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे काउंट शर्मा की भौहें सिकुड़ गईं और उनके चेहरे पर क्रोध के साथ एक भयावह अभिव्यक्ति आ गई। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और मेरे सुपर टॉप नॉवेल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।